बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स जापान के सबसे पॉपुलर मांगा में आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम इसी सीरीज के एंटायर बोरुटोस रिटर्न आर्क को कवर करने वाले हैं, जहां बोरुटो टाइम स्किप के बाद सुपर स्ट्रॉन्ग बन के फिर से कोनोहा में वापस आता है। और इस पूरे वीडियो में हम इस मांगा के 1 से 15 नंबर के चैप्टर तक को कवर करेंगे। सो इसकी पूरी कहानी जानने के लिए तुम्हें ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। सो मांगा की शुरुआत में ही हम सारादा को होकागे ऑफिस में देखते हैं, जो कि चिल्ला के बोलती है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैंने ये आपको बार बार समझाया है। और दूसरी तरफ हम कोनोहामारू और शिकामारू को देखते हैं, जो कि अब करंट होकागे है। राइट बैक एट यू सारादा, हमने उसे बहुत मौके दिए हैं और उसने पहले लाइन क्रॉस किया है। याद रखो वो एक धोखेबाज है जिसने होकागे को मारा है और उनके बेटे कावाकी को भी मारने की कोशिश की है और अब वो बच नहीं सकता। जिसके जवाब में सारादा बोलती है कि शिकामारू का पूरा प्रेमाइस ही गलत है और बोरुटो ऐसा कभी नहीं करेगा और उन्हें उसके साइड की बातें भी सुननी चाहिए। मगर कोनोहामारू सारादा की बात काटते हुए बोलता है, अगर बोरुटो गिल्टी नहीं है तो फिर वो भागा क्यों, और उनके पास एइडा का सेनरिगान का आई टेस्टिमोनी भी है। फिर भी सारादा बोरुटो की बात सुनने के लिए भी दावा करती है और बोलती है कि कोई भी भागेगा अगर कोई उनके नाम का डेथ वारंट इशू करे तो। मगर शिकामारू बोरुटो का डेथ ऑर्डर उठाने के लिए मना कर देता है और सारादा को बोलता है उसे अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी गेनिन रैंक से ऊपर नहीं उठ पाएगी। क्यों, मेरे डैड भी बोरुटो की तरह एक ट्रेटर थे इसलिए? नहीं, ये सास्के के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे फ्यूचर के बारे में है एज ए शिनोबी। लॉर्ड सेवेंथ ने एक बार मेरे पापा को अच्छाई पे रास्ते पे वापस लाए थे, वो गेनिन होते हुए भी होकागे बने थे और इसलिए मेरे इंस्पिरेशन वो है, आप नहीं। इसके बाद हम नारुतो और हिनाटा को डाइकाकु टेन में अनकॉन्शियसली फ्लोट करते हुए देखते हैं और कावाकी उन पे हार्डली स्टेयर कर रहा होता है। जिसके बाद फिर से स्टोरी की फोकस सारादा और सुमिरे पे आता है, जो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे एइडा के ओमनिपोटेंस की वजह से कावाकी और बोरुटो ने अपनी जगह बदल ली है और किसी को ये पता नहीं है कि सच क्या है। सबके लिए अब कावाकी नारुतो का बेटा है और बोरुटो एक अनग्रेटफुल ट्रेटर। जिसके बाद हम सारादा और सुमिरे को एइडा और डेमन के साथ बातें करते हुए पाते हैं, जब एइडा बोलती है कि उसके ओमनिपोटेंस के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ये एक टाइप का ओत्सुत्सुकी शिंजुत्सु है जो कि लोगों की चाहत को सच्चाई में बदल सकता है और कावाकी के डिजायर से ही ये सर्कमस्टेंसेस बने हैं। सबकी यादें बदल गई हैं और इसी वजह से दोनों ने अपने पोजीशन स्विच कर लिए हैं। लेकिन क्या इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम इसके बारे में सबको बता भी दो तो कोई तुम पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे पास रॉन्ग मेमोरीज होंगे। सो इससे अच्छा तुम लोग हार मान लो और न्यू मेमोरीज लिखना इससे ज्यादा आसान होगा, लेकिन उसमें भी अपने रिस्क है। मगर तभी एइडा को सारादा और सुमिरे पे शक हो जाता है, क्योंकि यही दोनों है जो कि एइडा के ओमनिपोटेंस से अफेक्टेड नहीं हुए हैं, जो कि सिर्फ कोई फैमिली मेंबर या फिर ओत्सुत्सुकी कर सकते हैं। जिस बात को सुमिरे बस ये बोल के टाल देती है कि वो लोग बस शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कि उसके एबिलिटीज से बच सकते हैं। तुम सही हो, मैं भी ऐसा ही सोचती थी। जिसके बाद हम कावाकी और मित्सुकी को एक साथ देखते हैं, जब कावाकी मित्सुकी को बोलता है, तुम्हारा मर्डरस इंटेंट ऐसे मत बाहर आने दो, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी भी बोरुटो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है और उसके पास भी तुम्हारे जैसे सेम ओत्सुत्सुकी पावर्स हैं, और ये भी अजीब नहीं होगा अगर उसके पास अपना चाक्रा इरेज करने की एबिलिटी हो। हाँ, लेकिन अगर वो विलेज में आया तो वो मेरे आंखों से नहीं बच पाएगा। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कावाकी, मैं बोरुटो को अपने हाथों से मारूंगा, जो करना है कर, मगर हर वक्त एक क्रीप की तरह मुझे फॉलो मत किया कर। और तभी कावाकी को इन्वेस्टिगेशन टीम का कॉल आता है, जो बाहर कोड के क्लॉ मार्क्स दिखने का रिपोर्ट करते हैं, और ये सुन के कावाकी तभी वहाँ से उड़ के चला जाता है। मगर मित्सुकी वहीं पर अकेले खड़ा रह के कहता है, तुम ही वो सूरज हो जो मेरे चांद को रोशनी देते हो, है ना कावाकी। इसके बाद स्टोरी हिमावारी और चोचो पे शिफ्ट होता है, जो कि कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हिमावारी चोचो के हाथ के ऊपर से छलांग मार के चोचो पे अपना शूरिकेन से अटैक करती है। जब चोचो भी अपने शरीर को बलून जैसा फुला के उसके शूरिकेन्स को डॉज करती है और छलांग मार के मिड एयर में ही हिमावारी को पकड़ लेती है। और हम पीछे से इनोजिन और शिकाडाई को हिमावारी को चीयर करते हुए आते देखते हैं, जो बोलते हैं हिमावारी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। जिसके बाद इनोजिन हिमावारी से पूछता है, तुम अचानक से स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो? जिसके जवाब में हिमावारी बोलती है, मुझे पता है ये सुनने के बाद सब मुझे डांटेंगे, मगर मैं बोरुटो की हेल्प करना चाहती हूँ। जो सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। जब हिमावारी आगे बोलती है, उसका इमेज मेरे दिमाग में कुछ अलग है, उसने ही मेरे पापा को और मुझे अपने लाइफ से प्रोटेक्ट किया था और वो कभी मेरे पापा को मार नहीं सकता, इसके पीछे जरूर कोई रीजन है, मैं ये फील कर सकती हूँ, मेरे पापा अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम फिर से कावाकी को देखते हैं, जो अपने ओत्सुत्सुकी आई से सारे क्लॉ मार्क्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर तभी कावाकी इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर को नोटिस करता है, जिसे चेक करने के बाद उसके बैग पे कावाकी को कोड के क्लॉ मार्क्स दिखते हैं। जिसके तुरंत बाद कावाकी इस बारे में शिकामारू को रिपोर्ट करता है और सारे इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर को एक जगह पर लाने बोलता है। पर तभी एक शिनोबी के बैग से कोड के अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और विलेज में सभी को अटैक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ होकागे के ऑफिस में कोनोहामारू रिपोर्ट करता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स मल्टीपल लोकेशन पे एक साथ अपीयर हुए हैं, जो सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं। जो लड़ नहीं सकते उन्हें इवैक्यूएट करो और जो लड़ सकते हैं उन्हें नियरेस्ट फाइट में भेजो। कोड, तूने आखिर इस वक्त क्यों हमला किया है? इसके बाद हम एक लड़की को रास्ते में पड़े हुए देखते हैं, जिसे क्लॉग्राइम अटैक करने ही वाला है, मगर
तभी काओकी आके उस लड़की को बचा लेता है और दूसरी तरफ सारा भी कोड के क्लॉग्राइम से फाइट कर रही है। जब वो नोटिस करते हैं ये मॉन्स्टर्स अपने क्लॉ मार्क से एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं और तभी एक क्लॉग्राइम के बैग से कोड बाहर निकलता है। गुड डे सारादा उचिहा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कोड, मैं बोरुटो को ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ पर नहीं है, वो 3 साल पहले ही विलेज छोड़ चुका है। मुझे पता है, सॉरी मैंने गलत वर्ड्स यूज किए हैं। मैं ये रिफ्रेश करके बोलता हूँ, मैंने उसे ढूंढना बंद कर दिया है और इसलिए मैं यहाँ हूँ। अब मैंने ये सोचा है कि मैं उसे यहाँ बुलाऊं ताकि वो तुम सबसे मिल पाए। पहले तुम होगी जो चिल्लाओगी ताकि ये चीख उसके कानों तक पहुँचे। मगर तभी अचानक एक पैर आके कोड के मुंह के ऊपर लगता है। इसी डिस्गस्टिंग आइडियाज की वजह से लड़कियां तुझसे दूर भागती है। कोड अपने क्लॉज से बोरुटो को अटैक करने की कोशिश करता है पर बोरुटो आराम से उसे डॉज कर लेता है। सो तू फाइनली आ ही गया बोरुटो। चैप्टर 2 के शुरुआत में हम बोरुटो और कोड को आमने सामने होते हुए देखते हैं। जब कोड बोरुटो को बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना जल्दी सामने आएगा बोरुटो। मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे कोनोहा में तो पहले ही आ जाना चाहिए था। जब तक तू अपने सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है इन्हें वापस बुला ले कोड, और इसके बदले मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। क्या कहा तूने अभी? क्या तू भूल गया है तू मेरे सामने कितना लाचार था 2 साल पहले तक? तेरे अंदर बहुत दम आ गया है। जो तू मुझे बोल रहा है तू मुझे जिंदा छोड़ देगा। तूने सुन लिया है मैंने अभी क्या कहा। अब जल्दी कर, नहीं तो इस बार तू अपने लेफ्ट आई से ज्यादा कुछ खो बैठेगा। और मैंने ये सोचा था कि तेरे सबसे बेकार ब्लफ्स को मैंने अभी तक सुन लिया है। मुझे तुझ पे हंसी आता है बोरुटो। इसके बाद बोरुटो सारादा को कोनोहा में दूसरे लोगों की मदद करने बोलता है, जिसपे सारादा पहले तो बोरुटो को छोड़ के जाने में हेजिटेट करती है, मगर बोरुटो के फर्दर इंसिस्ट करने पे वो वहाँ से चली जाती है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, बस तुम जिंदा रहना। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम शिकाडाई और चोचो को कोड के क्लॉग्राइम से फाइट करते हुए देखते हैं। जब शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से क्लॉग्राइम्स को पकड़ता है और चोचो एक के बाद एक को नॉकआउट करती जाती है, मगर तभी एक क्लॉग्राइम के बैक से एक दूसरा क्लॉग्राइम निकल के पीछे से चोचो पे अटैक कर देता है। मगर इनोजिन हिमावारी के साथ आके अपने इंक बर्ड से उस क्लॉग्राइम को उड़ा ले जाता है, लेकिन वो क्लॉग्राइम भी अपने पूंछ से इंक बर्ड का विंग काट देता है, जिस वजह से हिमावारी ऊपर से गिरने लगती है। जो मौका देख के वो क्लॉग्राइम हिमावारी पे अटैक कर देता है, मगर तभी काओकी आके उस क्लॉग्राइम को एक किक से ही दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं जिस क्लॉग्राइम के पास कुछ देर पहले तक एक आंख नहीं था, अब उसके पास रेनेगन पैटर्न का एक आंख आ चुका है। और उसी मौके पे इनोजिन भी हिमावारी को बचा लेता है। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया बिग ब्रो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे ये मत बुलाना। तभी वो क्लॉग्राइम काओकी के सामने से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे से स्नीक अटैक कर देता है और काओकी को एक ओत्सुत्सुकी बुलाता है, लेकिन शिकाडाई शैडो पैरालिसिस जुत्सु का यूज करके किसी तरह उस मॉन्स्टर को रोक लेता है। जो मौका देख के काओकी अपने कर्मा से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर फिर भी एक के बाद एक मॉन्स्टर्स और भी आते जाते हैं, जो देख के शिकाडाई बोलता है, इन सब का कोई अंत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इन सब को मारने वाले हैं। इसके बाद फिर से फोकस बोरुटो और कोड पे शिफ्ट होता है, जहाँ कोड अपने क्लॉग्राइम्स को बोरुटो पे अटैक करने के लिए छोड़ देता है और तभी एक क्लॉग्राइम बोरुटो के पीछे से स्नीक अटैक करने जाता है, मगर तभी बोरुटो अपने वेस्ट में रखे हुए स्वॉर्ड को निकाल के उसे 2 टुकड़ों में काट देता है, जो देख के कोड थोड़ा चौंक जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स बोरुटो को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर बोरुटो अपने स्वॉर्ड से एक एक को 2 हिस्सों में काट देता है, जो देख के कोड बोलता है, तो वो पूरा बात झूठ नहीं था। अगर तू इसको और आगे बढ़ाना चाहता है तो तू इन सब को खो देगा। तू ज्यादा कॉकी बन रहा है, इससे मेरे बकेट में एक बूंद भी कम नहीं होगा। वैसे भी ये सब टूल्स हैं, तुझे पता नहीं है कि टेंटेल्स का ट्रू हॉरर क्या है। क्या? दूसरी तरफ हम सारादा को देखते हैं जो कि फायरबॉल टेक्निक और चिदोरी का यूज करके बहुत सारे क्लॉग्राइम्स को नॉकआउट कर देती है, जिसपे दूसरे निंजा सारादा से पूछते हैं कि क्या वो सच में गेन इन रैंक है, मगर सारादा उन लोगों से ही पूछती है कि क्या उसका रैंक मैटर करता है। और तभी अचानक एक क्लॉग्राइम सारादा को पीछे से अटैक कर देता है, मगर उन्हीं में से एक निंजा तभी बीच में आ जाते हैं और इस प्रोसेस में वो क्लॉग्राइम उस निंजा को ही काट लेता है और एक डिवाइन ट्री में बदल जाता है, जो देख के सब लोग चौंक जाते हैं, मगर एक एक करके और भी लोग डिवाइन ट्री में बदलने लगते हैं। और फिर से फोकस कोड और बोरुटो पे आता है, जब कोड बोल रहा है, मुझे टेंटेल्स के बारे में बहुत कुछ पता है, ये ओत्सुत्सुकी को खाते हैं। वेल अगर सच बोलूं तो ये बीस्ट है जो आसपास के सब लोगों को काट लेते हैं जब तक उन्हें ओत्सुत्सुकी नहीं मिलता। हाँ, नॉर्मली शायद ये हो सकता है, मगर ये कुछ अलग है क्योंकि तूने इन्हें इनहेंस किया है और अभी तक ज्यादा देर नहीं हुआ है। तुझे इन्हें ठिकाने लगा देना चाहिए, नहीं तो हम सबका फ्यूचर बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तो क्या हुआ, जब टेंटेल्स एक ओत्सुत्सुकी को खा लेता है तो ये रूट्स डालता है और एक डिवाइन ट्री में बदलता है, जिससे वो प्लेनेट मर जाता है। लेकिन मेरा गोल इस वर्स्ट फ्यूचर से भी कहीं आगे है। मैं तुझे ये आखिरी बार कहता हूँ कोड, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, बस तू मुझे बता दे टेंटेल्स का रियल बॉडी कहाँ है। बोरुटो, क्या तू पागल हो गया है? मैं तुझे सच बताऊँ तो तुझे मारना मेरे लिए इजी होगा। यूं ही मरने से अच्छा तू दुनिया के लिए कोई एक अच्छा काम कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मरने वाला बस तू है बोरुटो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इसी के साथ बोरुटो अपने हाथ के साथ साथ अपने शरीर के आसपास चाकरा को गोल गोल घुमाने लगता है। ये तो बस एक रासेंगान है, बेवकूफ कहीं का।
रासेंगान उजुहिको। चैप्टर 3 के शुरू में ही हम बोरुटो को अपने रासेंगान के साथ कोड की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। जब कोड अपने मन में ही सोचता है क्या ये बोरुटो का वैनिशिंग रासेंगान है? नहीं, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस अटैक है। वो होता तो ये ऐसे ओपनली मेरे पास नहीं आता। और तभी तुरंत कोड टेलीपोर्ट करके बोरुटो को पीछे से अटैक कर देता है, मगर बोरुटो कोड को आसानी से डॉज कर देता है और उससे अपने न्यू रासेंगान से अटैक करने ही जाता है, जिसे कोड अपने एक क्लॉ से पकड़ लेता है और दूसरे क्लॉ से बोरुटो पे अटैक कर देता है। लेकिन इस बार बोरुटो अपना स्वॉर्ड यूज करके कोड के क्लॉ को रोक लेता है। जब कोड फिर से बोलता है तू इस जुत्सु के बारे में बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था बोरुटो, सो इट्स ए शेम क्योंकि ये मुझे रीच नहीं कर सकता। मैंने तुझे पहले भी बोला है कोड, तुझे मारना मेरे लिए इजी है और मैं वहां तक हाफवे पहुंच चुका हूँ। और तभी बोरुटो के हाथ के आसपास घूमता हुआ चाकड़ा कोड के हाथ के आसपास घूमने लगता है, जो देख के कोड चौंक जाता है। जिस पे बोरुटो कोड को लास्ट वार्निंग देते हुए बोलता है ये तेरा लास्ट वार्निंग है कोड, मुझे टेंटेल्स के पास ले चल, अगर तू नहीं मानता तो तू यहाँ मर सकता है। वेरी फनी बोरुटो, तो तू मुझे मारेगा? जो बोल के कोड बोरुटो पे हमला कर देता है, मगर बोरुटो उसे खड़े खड़े ही डॉज कर देता है। कोड अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बोरुटो को छू तक नहीं पाता। ये आखिर हो क्या रहा है? नहीं, ये कोई गेंजुत्सु नहीं है, ना ही कोई डॉपलगैंगर। इसके मूवमेंट सिंपल डॉजिंग से कहीं आगे है। जब बोरुटो कोड के गट में ही अपने रासेंगान उजुहिको से एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे कोड हवा में उड़ के बहुत दूर जाके लैंड करता है। दूसरी तरफ हम एडा और डेमोन को देखते हैं, जो कि सेनरेगान से कोड और बोरुटो के इस फाइट को देख रहे हैं। जब एडा बोलती है ये तो बस एक बेसिक जुत्सु है, कैसे ये नॉर्मल रासेंगान से अलग है? जिसके जवाब में डेमोन एडा को बोलता है सो ये बोरुटो है जो पूरे जमीन को हिला रहा है। नहीं, मुझे कहना चाहिए ये पूरा अर्थ है। बोरुटो का ये न्यू अटैक प्लैनेटरी स्पिन को यूज कर रहा है, काफी निफ्टी। जिसके बाद फोकस फिर से फाइट पे आता है, जब कोड अपनी आंखों से आसपास के सारी चीजों को घूमते हुए देखता है और आखिर में खुद को ना संभाल पाके कोड बोरुटो के सामने जमीन पे ही गिर जाता है। बोरुटो, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? एंजॉय कर, ये सोच के कि ये उसी प्लेनेट का काउंटर अटैक है जिसे तू डिस्ट्रॉय करना चाहता था। मेरा ये रासेंगान प्लेनेट के चाकरा और इसके रोटेशन का इस्तेमाल करता है। जो पावर तेरे बॉडी के अंदर है वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि एक प्लेनेट कभी घूमना बंद नहीं करता। ये सेमी परमानेंट डैमेज तेरे शरीर में हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि तू प्लेनेट के घूमना बंद करने से पहले ही मर चुका होगा। जिसके बाद कोड अपने पैरों पे खड़ा होने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो गिरता जाता है और बोरुटो स्टाइल में उसके सामने आके उसे एक ऑप्शन देता है, मगर एक तरीका है जिससे उजुहिको रुक सकता है। क्या तू चुपचाप मरने का इंतजार करेगा या मुझे टेंटेल्स देके खुद जिंदा रहेगा? ये चॉइस कोई बेवकूफ भी कर सकता है। लेकिन तभी काओकी आके बोरुटो पे अटैक कर देता है, जिसे बोरुटो लास्ट सेकंड में जंप करके डॉज करता है और पीछे से हिमावारी के साथ बाकी सब भी वहीं पे आ जाते हैं। जब शिकाराई बोरुटो से पूछता है वो कोनोहा में क्यों आया और वो और कोड क्या बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक डील कर रहा हूँ, क्या तुम लोग इससे दूर रहोगे? और इसी मौके पे कोड अपने क्लॉ मार्क्स को बढ़ाने लगता है, लेकिन कावाकी उन्हें नोटिस कर लेता है और अपने ओत्सुत्सु की आइस से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरी तरफ शिकामारू भी होकागे के ऑफिस से कोड को मारने का ऑर्डर दे देता है। कावाकी, कोड से दूर हट जा, तू मुझे ऑर्डर देने वाला कौन होता है? और अगर तू यहाँ पे आ गया है तो तू मरने के लिए तैयार होगा बोरुटो। लेकिन तभी कोड अपने सिर पे लगे हुए क्लॉमार्क से एक क्लॉग्राइम को बाहर निकालता है, जो कि कावाकी पे हमला कर देता है और ये मौका देख के कोड वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। मगर कावाकी बाकी सबको बचे हुए क्लॉग्राइम्स को खत्म करने बोलता है, मगर खुद बोरुटो से लड़ने के लिए वहीं पे रुक जाता है। और दूसरी तरफ सारादा और बाकी निंजास डिवाइन ट्री में फंसे हुए लोगों को चेक करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि ये सारे लोग अभी तक जिंदा है। और फिर से फोकस कावाकी और बोरुटो पे आता है, जब कावाकी बोरुटो को बोलता है 3 साल हो गए, हाँ, और ये तेरा आउटफिट क्या है? तू क्या अब उचिहा एडॉप्टी बन गया है? तेरे बातें अभी तक नहीं बदली है कावाकी। मुझे अच्छा लगा कि हिमावारी ठीक है। तू यहाँ कर क्या रहा है बोरुटो? अगर तू घर मरने आया है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। हाँ, कोनोहा में मरना इतना बुरा नहीं होगा, मगर आज वो दिन नहीं है। इस मामले से दूर रह कावाकी, तू मेरे रास्ते में है। मैं नहीं बल्कि तू सबके रास्ते में है बोरुटो, तुझे नहीं लगता? तभी हम एक समनिंग फ्रॉग को बोरुटो के कोड के अंदर देखते हैं, जो बोलता है इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जिसपे बोरुटो बोलता है क्या तुम्हें टेंटेल्स मिल गया है? नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुको। और दूसरी तरफ कोड चक्कर खाते हुए कहीं पे जा रहा है और उसके पास में ही एक बुढ़ा आदमी भी डिवाइन ट्री में फंस गया है। जब कोड किसी तरह एक गुफा के सामने आ पहुंचता है और उसके पैंट में एक छोटा सा फ्रॉग है जो गुफा में टेंटेल्स को लेटे हुए देख लेता है। कन्फर्म्ड बोरुटो, टेंटेल्स वहीं पे है। और तभी हम बोरुटो को एक जाना पहचाना हैंड साइन बनाते देखते हैं। चैप्टर 4 के शुरू में ही हम कोड को टेंटेल्स के सामने देखते हैं, जब उसे बोरुटो के बोली हुई बातें याद आती है कि कैसे टेंटेल्स सब बदल चुका है और इन्हें अगर जल्दी से ठिकाने नहीं लगाया गया तो फिर हम सबका फ्यूचर बहुत बुरा होने वाला है। यह आखिर कैसे इतना डेंजरस है जबकि
जिसका मेन एबिलिटी ही है डिवोर करना। दूसरी तरफ कोनोहा में बोरुटो कुछ जाना पहचाना हैंड साइन बना के रेडी है। जल्दी करो बोरुटो, हमारे पास वक्त नहीं है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? मैं इसमें मेरे ग्रैंडफादर जैसा अच्छा नहीं हूँ। मिल गया। जिसके तुरंत बाद बोरुटो मिनाटो का सिग्नेचर टेक्निक फ्लाइंग राइजिंग यूज करता है और कोड के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन गुफा के सामने पहुंचते ही टेंटेल्स वहां से गायब हो जाता है, जो देख के फ्रॉगी बोलता है, ये आखिर कैसे हो सकता है? टेंटेल्स अभी यही था, मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये नामुमकिन है कि कोड इस हालत में टेंटेल्स को हटाया हो। लेकिन तभी बोरुटो के पीछे से वही बुड्ढा आता है जिसको हमने पहले डिवाइन ट्री में फंसे हुए देखा था। डैम इट, बहुत देर हो चुकी है। बग, क्या ये तुम हो? क्या तू बग उसे बोल रहा है जो उस ट्री में फंसा है? क्योंकि वो बग नहीं है, ये एक डिवाइन ट्री है। जब अचानक वही बग जैसे दिखने वाला डिवाइन ट्री बोरुटो पे अटैक कर देता है और बोरुटो को टक्कर मार के वही दीवार पे सटा देता है। क्या तुम अपने आप को मुझे ऑफर करने आए हो ओत्सुत्सुकी बोरुटो? मगर तभी बोरुटो लाइटनिंग स्टाइल यूज करके उसी बूढ़े डिवाइन ट्री पे अटैक कर देता है। लेकिन इसका उस बूढ़े डिवाइन ट्री पे ज्यादा असर नहीं होता और वो अपने हाथ को ही मुंह के शेप का बना के बोरुटो को डिवोर करने जाता है। लेकिन बोरुटो आखिरी मोमेंट में फ्लाइंग राइजिंग यूज करके उसे डॉज कर लेता है और इसी डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए बोरुटो कोड के ऊपर से उजुहिको का इफेक्ट हटा लेता है। कोड, मैंने तुझ पे से उजुहिको का इफेक्ट हटा दिया है और मेरे पास तुझे एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है, तू बस मेरी मदद कर अगर तू मरना नहीं चाहता है तो। लेकिन टेंटेल्स को क्या हुआ? तेरा मतलब ये सब बग के डिवाइन ट्री में बदलने का नतीजा है? सिर्फ बग ही नहीं बल्कि और भी लोग डिवाइन ट्री में बदल गए हैं। और तभी एक और डिवाइन ट्री बोरुटो और कोड के पीछे से उड़ते हुए बोलता है, चाक्रा। हम डिवाइन ट्री एग्जिस्ट ही करते हैं लिविंग क्रीचर्स से चाक्रा एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उससे एक चाक्रा फ्रूट बनाने के लिए, और यही हमारा ओरिजिनल इंस्टिंक्ट था एटलीस्ट अब तक। लेकिन शुक्रिया कोड, तेरी वजह से हम अब इवॉल्व कर चुके हैं, हम में अब सेल्फ अवेयरनेस आ गया है। और दूसरी तरफ से एक और फीमेल डिवाइन ट्री आती है। बेचारा कोड, तू आखिर में जोकर ही रह जाता है जिसे कोई भी कैसे भी यूज कर लेता है। मुझे तुझ पे हंसी आती है। और तभी बोरुटो के कोर्ट में बैठा हुआ फ्रॉग उन्हें रिट्रीट करने बोलता है क्योंकि सिचुएशन अब उनके हाथ से बाहर जा चुका है। मगर तभी बोरुटो चेहरा ढका हुआ एक और डिवाइन ट्री को देखता है, जिसे देखते ही बोरुटो के फेस का एक्सप्रेशन बदल के और ज्यादा सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ कोनोहा के होकागे के ऑफिस में कावाकी और शिकामारू इसी इंसिडेंट को लेके बात कर रहे होते हैं। जब शिकामारू कावाकी से पूछता है, क्या बोरुटो गायब हो गया? इसका मतलब उसने स्पेस टाइम निंजुत्सु मास्टर कर लिया है। मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया, मगर वो गायब हो गया। ऐसा लगा कि वो कोड के पीछे गया हो। तो तुम कहना चाहते हो बोरुटो कोड की वजह से ही वापस आया था? हाँ, और ये भी हो सकता है कि कोड और बोरुटो लिंक्ड है। वो गायब होने से पहले किसी से बात कर रहा था और ये कोई हमारे सेंसर यूनिट से तो नहीं होना चाहिए। जिस पे शिकामारू बोलता है, नहीं, सब सेंसर यूनिट का कंटेंट मॉनिटर हो रहा है। सो अगर कोई बोरुटो की मदद कर रहा होता तो मुझे पता चल जाता। तभी वहीं पे सलादा भी आ जाती है जो बोलती है, क्या बकवास है, ये उससे काफी ज्यादा सिंपल है। कोड ने कोनोहा पे अटैक किया और बोरुटो ने उसे भगाया है और ये आप एडा से भी कंफर्म कर सकते हैं। जिस पे कावाकी बोलता है कि बोरुटो एक ओत्सुत्सुकी है, इसलिए उस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और ये तू बोल रहा है जो कि खुद एक ओत्सुत्सुकी है। मैंने पहले भी कहा है, मेरे पावर एग्जिस्ट ही करते हैं दूसरे ओत्सुत्सुकी को मारने के लिए, और ये होने के बाद मैं खुशी खुशी अपनी लाइफ दे दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी मनमर्जी नहीं करने दूंगी। और इसी बहस को शिकामारू रोक देता है और सलादा सजेस्ट करती है कि उन्हें बोरुटो के साथ काम करना चाहिए कोड को मारने के लिए। और उस तरफ बोरुटो उस मास्क डिवाइन ट्री को देख के लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो बोरुटो? हमारा सरप्राइज अटैक फेल हो चुका है, हमें जाना होगा। और तभी वो मिस्टीरियस डिवाइन ट्री अपने पैर को ब्लेड में बदल के बोरुटो पे अटैक कर देता है, जिसे बोरुटो और कोड सही टाइम पे डॉज कर देते हैं। मगर तुरंत वो डिवाइन ट्री बोरुटो पे चिदोरी से हमला कर देता है और बोरुटो भी अपने रासेंगान से उसे काउंटर करता है और इन दोनों के ही एनकाउंटर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये डिवाइन ट्री और कोई नहीं बल्कि सास्के का डिवाइन ट्री है। जिसके बाद सास्के का डिवाइन ट्री पीछे हट जाता है और वही बुड्ढा अपने हाथ से बोरुटो के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो लड़की बोरुटो को अर्थ स्टाइल रॉक में फंसा देती है। जब बोरुटो कोई और रास्ता ना पाके कोड से मदद मांगता है, मेरी मदद कर कोड, नहीं तो तू भी यहीं पे मारा जाएगा। मगर तभी कोड भी अपना दोगलापन दिखा देता है। ये एक अनफोर्सिन डेवलपमेंट है बोरुटो, मगर ये मेरे लिए काम करेगा। ये सब शायद तुझे खुद ही डिवोर कर लेंगे और मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। गुड बाय बोरुटो। और ये बोल के कोड बोरुटो को वहाँ पे अकेला छोड़ के टेलीपोर्ट कर जाता है। डैम इट कोड, बहुत हुआ बोरुटो, अब निकलो यहाँ से। याद रखो, अगर तुम यहाँ पे मर गए तो ये सब बेकार होगा। जब बोरुटो भी फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है और तभी वहीं पे हवा में उड़ रहा एक और डिवाइन ट्री बोलता है, तुम लकी थे ओत्सुत्सुकी बोरुटो, हम अभी सेल्फ अवेयर हुए हैं और हमारा क्यूरियोसिटी फॉर नॉलेज हमारे प्राइमरी इंस्टिंक्ट को सरपास कर रहा है। इसलिए तुम कहीं भी भागो, मगर तुम अपने डेस्टिनी से
भाग नहीं पाओगे। और बोरुटो टेलीपोर्ट करके एक डिवाइन ट्री के नीचे बैठा है, जहाँ एक कोट पहने हुए आदमी आता है और बोरुटो को बोलता है, क्या तुम इस प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? फिर कभी ऐसी गलती मत करना। सॉरी, मैं डर गया था। जब हम देखते हैं कि कोर्ट में काशिन कोजी है, जो कि बोरुटो को बोलता है, मैं तुम्हें कंसोल नहीं कर रहा, मगर तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ होने का हाई चांसेस है और इससे कुछ भी चेंज नहीं होता, हमें फाइट करना ही होगा। सॉरी, आपको थोड़ा और वेट करना होगा मास्टर सास्के। और हम देखते हैं कि सास्के भी एक डिवाइन ट्री में सील हो चुका है। इस चैप्टर का शुरुआत बोरुटो के फ्लैशबैक से होता है, जब वो सास्के के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। जब ट्रेनिंग के बाद सास्के उसे कुछ टाइम ब्रेक लेने बोलता है। ओल्ड मैन सास्के, आई मीन मास्टर, आपको क्या लगता है मैंने उचिहा स्टाइल पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, राइट? सच, मैंने ये पास्ट ईयर तुम्हें वो सब कुछ सिखा दिया है जो मैं जानता था। मास्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अभी भी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचा जाए तो मैंने आपको कभी जोक मारते हुए देखा भी नहीं है। तुम्हारे पास टैलेंट है और तुम एक क्विक लर्नर भी हो, जिसे लोग जीनियस कहते हैं, और तुम्हारे दिमाग में थ्योरीज पहले से थे, तो मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो गया है, तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना होगा और इसके बाद मेरे टीचिंग्स का तुम कैसे इस्तेमाल करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम बिल्कुल नारुतो जैसे हो, तुम्हारे अंदर भी वही डिटर्मिनेशन है और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और फाइनली मुझे अभी समझ आ गया है कि सारदा ने क्यों मुझे तुम्हारी मदद करने बोला था। कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे तुम और सारदा ही डील कर सकते हो और इसलिए मैंने तुम्हें मेंटोर किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कोड ने बोरुटो और सास्के पे अटैक कर दिया है, मगर सास्के के साथ बैटल में कोड का एक आंख चला जाता है। उचिहा, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरा एक आंख लेने की? जब सास्के बोरुटो को वहाँ से भागने बोलता है, जिस पे बोरुटो मना कर देता है, मगर सास्के बोलता है, ध्यान से सुनो बोरुटो, करंटली हम कोड को नहीं मार सकते हैं, इसलिए भागो और मैंने जो सिखाया है उसे अपना बनाओ, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा और सारदा का ख्याल रखना बोरुटो। जो बोल के सास्के खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और डिवाइन ट्री में सील हो जाता है। जब बोरुटो वापस आके सास्के का स्वॉर्ड लेता है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। कोनोहा में कोनोहामारू को सब एक डिवाइन ट्री के पास बुलाते हैं, जब वो देखता है कि मोएगी भी अब डिवाइन ट्री में सील हो चुकी है। और वही दूसरी तरफ हम मोएगी के डिवाइन ट्री मात्सुरी को देखते हैं, जो बोलती है, मैं उनके दुख और गुस्से को फील कर सकती हूँ। जब एक दूसरा डिवाइन ट्री बोलता है, ये एक प्रूफ है कि हम में अब अवेयरनेस आ गया है, हम बायोलॉजिकली एक यूनिट हो सकते हैं, मगर मात्सुरी ये इमोशंस तुम्हारे अकेले के हैं, मगर हमारा गोल चेंज नहीं हुआ है। हमें उत्सुत्सुकी बोरुटो और काओकी को डिवॉर करके हमारे फाइनल फॉर्म में इवॉल्व करना होगा, मगर उससे पहले मैं नारुतो उजुमाकी को डिवॉर करने का सोच रहा हूँ। जो सुन के एइडा चौंक जाती है क्योंकि वो अपने सेनरेगान से ये सब देख रही है, जिस पे दूसरा डिवाइन ट्री बोलता है, नारुतो उजुमाकी, वो तो एक ओत्सुत्सुकी भी नहीं है। करेक्ट, लेकिन हम ऑलरेडी दूसरे डिवाइन ट्रीज से अलग इवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमारे इंस्टिंक्चुअल ड्राइव में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और तुम सब भी अपने इंस्टिंक्ट की सुनो और तुम्हारा इनर वॉइस ही तुम्हारे पर्सनल टारगेट को रिवील करेगा। तब मैं सारुतो भी कोनोहामारू को डिवॉर करूंगी। और तभी अचानक वो बुढ़ा डिवाइन ट्री उठता है और एइडा को सेंस करके उसके सामने आके बोलता है, तुम सब कुछ देख रही हो है ना एइडा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरा टारगेट तुम होगी। जो सुन के एइडा इतना डर जाती है कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ कप भी गिरा देती है। और तभी सास्के का डिवाइन ट्री भी बोलता है, मैंने भी चुन लिया है, मेरा टारगेट होगी सारदा उचिहा। और दूसरी तरफ कोनोहा में आमाडो और सुमिरे ऑफिस में काम कर रहे हैं। जब सुमिरे आमाडो को पूछती है, बोरुटो 3 साल के बाद वापस आया है, लेकिन कोनोहा उसके जान के पीछे पड़ा है। हाँ, उसने विलेज लीडर को मारा है, ये तो होना ही था। आप इस बारे में बहुत चिल है, लेकिन अगर बोरुटो मर गया तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा? आपको तो बोरुटो की जरूरत है ना आपकी लड़की को बचाने के लिए। हाँ, इशिकी के मरने के बाद मैं बोरुटो का कार्मा जब वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था, तभी मैंने अपनी बेटी का डाटा उसमें अटैच कर दिया था, क्योंकि कार्मिक रिजरेक्शन से ही ह्यूमन सोल को पूरी तरह से रिस्टोर किया जा सकता है। और आमाडो आगे ये रिवील करता है कि काओकी के बॉडी के मॉडिफिकेशंस उसी का किया हुआ है, ये वो समझ गया है। जो सुन के सुमिरे चौंक जाती है, क्योंकि वो और सारदा ही सिर्फ असली मेमोरी रखते हैं। जब आमाडो आगे ये बोलता है कि जैसे एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को पहचान सकता है, वैसे ही मैं अपने वर्क को पहचान सकता हूँ। और यही नहीं, मैं कार्मा को देख के भी समझ सकता हूँ ये रिकंस्ट्रक्टेड है कि नहीं। और मेरी बेटी का डाटा कावाकी के कर्मा में है और यही फेनोमेनन मेरे मेमोरी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि मेरे मेमोरीज को कुछ हद तक ऑल्टर किया गया है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए फिजिकल एविडेंस ही मायने रखता है। और तभी हम ये देखते हैं कि ये बातें कंट्रोल रूम से साई और शिकामारू भी सुन रहे होते हैं, जिसके बाद हम सारदा और सुमिरे को एक साथ देखते हैं, जो लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। जब सारदा सुमिरे को बोलती है, क्या तुम ये कह रही हो कि ओमनीपोटेंट से इफेक्ट होने के बाद भी मिस्टर आमाडो को पता है कि उनकी मेमोरीज के साथ ऑल्टर किया गया है, वो भी सिर्फ फिजिकल एविडेंस को
को देख के, जबकि कोनोहा में सबने बोरुटो के साथ लॉर्ड सेवेंथ का फोटो देखने के बाद भी किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सब लोग फिजिकल एविडेंस से ज्यादा अपनी मेमोरीज पे यकीन करते हैं। लेकिन स्टिल मेरे पापा ने हाँ सही कहा सारादा, ओल्ड मैन सास्के और मेरे मास्टर ने मुझ पे यकीन किया था और अपनी मेमोरीज को डाउट करते हुए भी उन्होंने मेरे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में लिया था, सिर्फ तुम्हारे लिए सारादा। जिसके साथ ही बोरुटो कोनोहा में वापस आ जाता है और उसे देख के सारादा दौड़ के जाके उसे हग कर लेती है और बोलती है तुम लेट हो स्टूपिड बोरुटो। जब बोरुटो भी सारादा को वापस हग करते हुए बोलता है सॉरी सारादा, मैं अब घर आ गया हूँ। चैप्टर 6 के शुरू में ही हम शिकामारु को कोनोहा के एल्डर्स के सामने देखते हैं, जो किसी भी हालत में बोरुटो को मारने के लिए बोलते हैं, जिसपे शिकामारु हेजिटेंटली एग्री करता है और दूसरी एल्डर शिकामारु को बोलती है तुम्हारे खुद के दिए हुए 3 साल बीत चुके हैं, अब इसे तुम्हें और डिले ना करके फॉर्मली तुम्हें होकागे का टाइटल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारा पोजीशन लैंड ऑफ फायर और दूसरे विलेज के साथ खराब हो रहा है। जिस बात पे शिकामारु ज्यादा ध्यान न देके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शिकामारु को होकागे के ऑफिस में देखते हैं, जब वहाँ पे इनो आती है। तुमने जो मांगा था मैं वो लेके आ गई हूँ, थैंक यू इनो, मगर तुम्हें ये चाहिए क्यों है? ये तो बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। जब शिकामारु इनो को इशारे में उससे माइंड में बात करने बोलता है और इनो भी रूम से बाहर जाके शिकामारु से माइंड ट्रांसफर जुत्सु से बात करने लगती है। ये डॉक्यूमेंट्स बस एक एक्सक्यूज था राइट, या आखिर किस बारे में है? मुझे सेंसर यूनिट इस कॉन्वर्सेशन में नहीं चाहिए और किसी को भी ये बात सुनने मत देना। सॉरी, लेकिन ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इनो, ये कोनोहा की सेफ्टी का मामला है, जो कहता हूँ वो करो, नहीं तो हम लोग यहीं पे डन है। सिर्फ तुम ही हो जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ। जिसपे इनो शिकामारु की बात मान जाती है। और दूसरी तरफ हम काओकी, एडा और डेमन को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं। जब एडा काओकी को टेंटल्स के बारे में बताती है कि कैसे वो लोग डिफरेंट तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, और वो ये भी बोलती है कि वो सब बस अब ओत्सुत्सुकी को ही नहीं बल्कि उसे और नारुतो को भी डिवोर करना चाहते हैं। लेकिन लॉर्ड सेवेंथ क्यों, या आखिर चाहते क्या है वो मुझे नहीं पता। कोई नहीं, लॉर्ड सेवेंथ मेरे हाथों में है और ये जो भी हो मैं इन सब को ठिकाने लगा दूंगा। जब डेमन काओकी को बोलता है बोरुटो और सास्के ही ऐसे है जिन्हें पता है कि नारुतो जिंदा है, क्योंकि उन्हें क्रिमिनल माना जाता है, तो इनके बातों पे तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो क्लॉग्राइम्स नारुतो को ढूंढते हुए आए तो सबको पता चल जाएगा कि तूने झूठ बोला था। जिसपे काओकी वहाँ से उठ के चला जाता है और वहीं पे बाहर हम मित्सुकी को खड़ा होकर देखते हैं। दूसरी तरफ बोरुटो, सारादा और सुमिरे एक साथ बैठे हुए हैं और सारादा बोरुटो को ऐसे अचानक से हग करने के बाद शर्मा रही होती है, जिसे सुमिरे नोटिस कर लेती है और ये ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए वो खुद से कॉन्वर्सेशन शुरू करती है। जब बोरुटो सारादा और सुमिरे को रिवील करता है कि कोड के टेंटल्स के अटैक ने सास्के को भी डिवोर कर लिया है, और तभी दूसरी तरफ काओकी बोरुटो के प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। और यहाँ सारादा बोलती है क्या मेरे पापा भी ट्री में बदल गए हैं? हाँ, उन्होंने मेरे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। यहाँ पे भी अटैक के वक्त बहुत सारे विलेजर्स ट्री में बदल गए हैं, मगर आखिर क्यों वो ओत्सुत्सुकी को छोड़ के सब पे हमला कर रहे हैं? टेंटल्स का फंडामेंटल नेचर ही हमेशा से चक्रा डिवोर करना रहा है, जिसके बाद वो ओत्सुत्सुकी का चक्रा डिवोर करके डिवाइन ट्री में बदलते हैं और यही नॉर्मल है। मगर किसी वजह से वो ऑलरेडी ही डिवाइन ट्री में बदलना शुरू हो गए हैं। और इसी वक्त दूसरी तरफ मित्सुकी शिकामारु से माइंड ट्रांसफर जुत्सु से बात कर रहा है। बोरुटो यही पे है। काओकी ने उसके ऑरा को पिक कर लिया है, उसने सेंसर यूनिट को चकमा दिया है। इसका मतलब वो भी काओकी की तरह अपना चक्रा इरेज कर सकता है। वो साउथ की तरफ कहीं पे है। आप एडा से उसके लोकेशन को कंफर्म कीजिए। रुको मित्सुकी, पहले बोलो काओकी कहाँ पे है? जब हम देखते हैं मित्सुकी ने काओकी को नॉकआउट कर दिया है और वो आगे बोलता है बोरुटो भी काओकी को सेंस कर सकता है, इसलिए मैं ही उसे मारूंगा। जल्दी कीजिए लॉर्ड 8, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ बोरुटो आगे बोलता है मुझे भी ये पता नहीं कि कैसे वो इतनी जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबली कोड की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके पास भी एक इशिकी का कर्मा है जिसमें भी ओत्सुत्सुकी के एसेंस है। लेकिन तभी शिकामारु बोरुटो के माइंड में डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है। बोरुटो, मैं इनो की मदद से माइंड ट्रांसफर जुत्सु से बात कर रहा हूँ, कुछ ना बोल के आंसर करो और अपने एक्सप्रेशन को मत चेंज करना। और इस कॉन्वर्सेशन में सेंसरी यूनिट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं तुमसे पर्सनली बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप न्यू होकागे हैं, कि आपको ये करना चाहिए। लोग मुझे होकागे बोलते हैं, मगर मैंने अभी तक ये फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं आप पे क्यों भरोसा करूं? पहले तो तुम वहां से जल्द निकलो, क्योंकि वहां पे तुम्हें कोई कंपनी देने आ रहा है। और तभी बोरुटो के शरीर को एक बड़ा सांप पूरी तरह से लपेट लेता है और उसे काटने जाता ही है कि तभी बोरुटो अपने स्वॉर्ड को हवा में उछाल के टेलीपोर्ट कर जाता है और पीछे से मित्सुकी सेज मोड में अब आ चुका है। हम फाइनली फिर से मिल रहे हैं बोरुटो, मैं इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहा था। जब सारादा मित्सुकी को उन लोगों की बात सुनने बोलता है, मुझे नहीं पता सारादा इसने तुम्हें क्या झूठ बोला है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अपने स्ट्रेंथ को
कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ मित्सुकी अपने स्नेक्स का इस्तेमाल करके बोरुटो पे हमला कर देता है, लेकिन बोरुटो तभी पर्पल लाइटनिंग यूज करके एक के बाद एक सारे स्नेक्स को काट देता है। स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक असॉल्ट। और इसी के साथ ही बहुत सारे बड़े स्नेक जमीन के नीचे से बोरुटो पे अटैक कर देते हैं, जिसे बोरुटो आसानी से हवा में उड़ के डॉज कर लेता है। सारादा, आई स्वेयर मैं मास्टर सास्के और जो भी ट्री में फंस गए हैं सबको रेस्क्यू करूंगा। और इसी के साथ बोरुटो उड़ के वहां से चला जाता है और आगे बोरुटो और शिकामारू के बीच बातें कंटिन्यू होती है। ओल्ड मैन, अगर आप मुझसे सच में बात करना चाहते हैं तो हमें ऐसे बीच में इंटरप्ट नहीं होना होता। कोनोहा तुम्हें किसी भी हालत में मारना चाहता है, सो ये अजीब होता अगर मैं मित्सुकी को रोक देता। सो आप खुद को बचा रहे हैं, हाँ, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है? कुछ चीजें बस होकागे देख सकते हैं। तो मैं तुम्हें ओपनली तो नहीं, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम असल में बोरुटो उजुमाकी हो, है ना? मुझे खुद भी ये सब एक्सेप्ट करने में तकलीफ हो रहा है। मेरे दिमाग में यह आया ही नहीं कि मेरे मेमोरीज भी ऑल्टर हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ सेंस बनाता है जब तुम और काओकी अपने पोजीशन स्विच करते हो। सो मुझे सब कुछ सच बोलो बोरुटो। जब बोरुटो कोनोहा से दूर आके कहीं पे लैंड करता है, मैं कोनोहा से बहुत दूर आ गया हूँ, सो अब मैं काओकी के रेडार से तो बाहर हूँ। ओल्ड मैन, आपका माइंड ट्रांसफर जुत्सु का रेंज क्या है? इनो के केस में ये अराउंड 100 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा वेट करना होगा, मुझे एक लूज एंड टाइप करना है। जब बोरुटो के कोर्ट में हम एक स्नेक को देखते हैं और दूसरी तरफ से मित्सुकी बोरुटो की तरफ फुल स्पीड में आ रहा है। सॉरी बट मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा रफ होना होगा मित्सुकी। इस चैप्टर की शुरुआत ही मित्सुकी के यादों से होती है, जो बोलता है, मैं ही वो चांद हूँ जो अंधेरे में जलता है, लेकिन किसी और चांद की तरह मैं खुद से रोशनी नहीं दे सकता। इसलिए मुझे सूरज की जरूरत है जो मुझे रोशनी देगा, और तभी मैं अंधेरे में भी ब्राइटली जल पाऊंगा। सारी लाइफ ही मैं अपने इसी आइडिया के साथ जीता आ रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे ये समझ आ रहा है। कावाकी। इसके बाद हम प्रेजेंट में मित्सुकी वर्सेस बोरुटो के फाइट में आते हैं, जहां मित्सुकी फुल स्पीड के साथ सेज मोड में बोरुटो की तरफ चार्ज करता है, जिसके काउंटर में बोरुटो भी अपने शुरिकेन्स को मित्सुकी की तरफ फेंकता है। मगर नारुतो में आखिर शुरिकेन्स कब किसको इंजोर कर पाए हैं, जिनको मित्सुकी अपने स्नेक से आराम से डॉज कर देता है, और बोरुटो पे भी इन्हीं बहुत सारे स्नेक्स के साथ अटैक कर देता है, जिसे बोरुटो आसानी से फ्लाइंग राइजिन यूज करके डॉज कर देता है। जैसे मिनाटो अपने मार्कर्स को यूज करके टेलीपोर्ट करता था, वैसे ही बोरुटो ने अपने सारे बिलोंगिंग्स को मार्कर्स में बदल दिया है, जैसे कि उसका शुरिकेन और स्वॉर्ड। और इसी फाइट के बीच बोरुटो मित्सुकी से पूछता है, कावाकी के साथ क्या हुआ? मुझे लगा था मेरे पीछे वही आएगा। बोरुटो, तुझे कावाकी के बारे में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तेरा ओपोनेंट हूँ। जब शिकामारू बोरुटो को बोलता है कि मित्सुकी ने अपने स्नेक्स के पॉइजन से कावाकी को नॉकआउट कर दिया है, और वही सेम चीज वो बोरुटो के साथ भी करना चाहता है ताकि वो अपना उत्सुत्सुकी फॉर्म यूज ना कर पाए। जब मित्सुकी आगे बोलता है, मैं तुम्हारे पावर्स को समझता हूँ, अपने लिमिट्स को ब्रेक करना एक क्रेजी बात है, मुझे यकीन है कावाकी भी अभी मुझसे राइवल नहीं कर पाएगा। और हाँ, शायद ये बोल के मित्सुकी ने बहुत बड़ा फेंक दिया है, भले ही इसमें मेरा जान ही क्यों ना चला जाए, फिर भी मैं तुझे कावाकी को मारने नहीं दूंगा। बस बहुत हुआ, कावाकी कभी मेरा राइवल नहीं होगा, और आखिर में तुम दोनों सेम हो। ये एक मीनिंगलेस फाइट है जिसपे मित्सुकी बोरुटो की एक ना सुन के उस पे अपनी पूरी ताकत से हमला करने लगता है, और अपने अंदर से बहुत सारे स्नेक्स के क्लोन बना के बोरुटो पे छोड़ देता है, जिसे बोरुटो डॉज तो कर देता है, मगर मित्सुकी के अटैक से चारों तरफ तबाही मच जाती है। और आखिरकार इसके जवाब में बोरुटो अपने स्वॉर्ड पे लाइटनिंग का यूज करते हुए एक के बाद एक मित्सुकी के सारे क्लोन्स को एफर्टलेसली काट देता है, और आखिर में मित्सुकी बोरुटो को एक बार में ही फिनिश करने के लिए उसके लाइटनिंग स्नेक का इस्तेमाल करके एक बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। मगर इस अटैक को भी बोरुटो अपने खुद के लाइटनिंग अटैक से काउंटर करता है, और इन दोनों अटैक्स के टकराने से बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसी के आफ्टर इफेक्ट के स्मोक का फायदा उठा के बोरुटो अपने स्वॉर्ड को एकदम मित्सुकी के गले के पास लाके रोक देता है। तू बस देर कर रहा है बोरुटो, मुझे मारना है तो मार दे। तुम मुझे मारना चाहते थे, शायद अब नहीं, मुझे पता है ये फ्रस्ट्रेटेड है, तू आखिर कहना क्या चाहता है? ये सब तुम्हारे बिलीफ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये कावाकी है जो तुम्हें शाइन करने में मदद करता है, लेकिन क्या तुम खुद से शाइन नहीं कर सकते? तुम डीप डाउन यही फील करते हो, क्यों, है ना? तू कुछ नहीं जानता बोरुटो, तू बस एक नोबडी है जो सोचता है वो सब कुछ जानता है। मुझे समझ आता है, एटलीस्ट मुझे पता है कि तुम्हें एक सन चाहिए, सो अब से मैं तुम्हारा सन हूँ। जो सुन के मित्सुकी अनईजी फील करता है और बोरुटो को एक बड़े स्नेक से जकड़ लेता है, लेकिन बोरुटो कुछ नहीं करता, वो बस शांत होकर खड़ा है। जबकि मित्सुकी बोरुटो की बात सुन के बहुत ज्यादा अनईजी हो गया है, और उसे समझ नहीं आता है कि बोरुटो के इस बात के जवाब में उसे क्या कहना चाहिए। जो देख के बोरुटो बोलता है कि मित्सुकी डिफेंसिव हो गया है, और अंदर से उसे भी ऑलरेडी पता है कि कावाकी उसका सन नहीं है, उसने कभी भी मित्सुकी के ऊपर शाइन नहीं किया है, और ये फ्रस्ट्रेटिंग होने के बावजूद सच है। जो सुन के मित्सुकी अपने स्नेक्स को वापस बुला लेता है और बोरुटो से पूछता है वो आखिर कौन है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मित्सुकी, मुझे कावाकी को मारने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे सबको मिलकर सॉल्व करना चाहिए,
क्योंकि जब भी दोनों भाई के बीच कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसे सॉल्व करने का रास्ता भी होता है। लेकिन फिर बोरुतो, क्यों आखिर तूने 7th होकागे को मारा है? जब बोरुतो सबको रिवील करता है कि नारुतो और उसकी माँ अभी भी जिंदा है, जो सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। तुम आखिर हो कौन, बोरुतो? जब बोरुतो मित्सुकी को ये बोलता है कि जब भी उसे बोरुतो की जरूरत पड़ेगी वो वही होगा। और तभी दूसरी तरफ कावाकी मित्सुकी को गाली देते हुए एइडा के पास पहुंचता है और उसे मित्सुकी के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछता है। इसके बाद फोकस फिर से बोरुतो पे आता है जब वो शिकामारु को सारी चीजें एक्सप्लेन करता है और एइडा के ओमनीपोटेंस के एबिलिटी के बारे में सब कुछ बताता है कि कावाकी ने कैसे सारे फैक्ट्स को ही डिस्टॉर्ट कर दिया है और इसे रिवर्स करने का भी कोई तरीका नहीं है क्योंकि सारी मेमोरी सभी के लिए रियल है। लेकिन अगर वो ऐसा कर भी सकते तो बोरुतो और कावाकी का फाइट फिर भी चलता रहता। जब शिकामारु बोरुतो का सारा बात सुनने के बाद उसे इनोसेंट मान के उसे बैकग्राउंड से हेल्प करने में राजी हो जाता है। और वही दूसरी तरफ इस सीरीज का मेन विलेन डिवाइन ट्री जुड़ा इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज गैदर करने के लिए बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा है, लेकिन जितना वो पढ़ता जाता है उसके मन में उतने ही क्वेश्चंस आते हैं। नॉलेज सिर्फ हमारे खुद के इग्नोरेंस को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी बुक में वो आंसर नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा, नारुतो उजुमाकी? ये चैप्टर वही सीन से शुरू होता है जब पिछले चैप्टर में बोरुतो मित्सुकी से बात कर रहा था। वो बोलता है, मैं ही तुम्हारा सन हूँ और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा जगह ले पाए। और यही सब दूर से एइडा देख रही होती है जो बोरुतो के कोल्ड एटीट्यूड को देख के इम्प्रेस हो जाती है और उसे बोरुतो बहुत कूल लगता है। और एइडा के बगल में ही कावाकी और डेल्टा खड़े हुए हैं। जब कावाकी जल्दी से एइडा को बोरुतो का लोकेशन कंफर्म करने के लिए बोलने लगता है, जो बात डेल्टा को पसंद नहीं आता और वो कावाकी को अपना ये चुत्तरपना एटीट्यूड बंद करने के लिए बोलती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो डेल्टा, सो तुम जितना पिस ऑफ होना चाहो हो लो। जब एइडा बोरुतो की लोकेशन को कंफर्म कर देती है और कावाकी और डेल्टा तुरंत बोरुतो के पीछे निकल जाते हैं। अगर एइडा कभी तुझसे बोर हुई कावाकी तो मैं तुझे खुद मार दूंगी, चिंता मत कर, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं खुद बिना बोले चला जाऊंगा। और दूसरी तरफ से एक क्लॉग्राइम जंगल के बीच से कोनोहा की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद हम शिकामारु को बोरुतो के साथ बात करते हुए देखते हैं। क्या ये लोग सेल्फ कॉन्शियस ही नहीं बल्कि डिवाइन ट्री में भी बदलना शुरू हो गए हैं? डिवाइन ट्री तो प्लेनेट की लाइफ को भी खींच लेने की पावर रखते हैं, तो क्या अब हमारा प्लेनेट खत्म होने वाला है? वेल अभी तक नहीं, लेकिन इन सब में से अगर किसी ने भी कावाकी या मुझे खाया तो ये कंप्लीट डिवाइन ट्री में बदल जाएंगे और ये प्लेनेट का एंड होगा। जब शिकामारु उन सब के बारे में पूछता है जो लोग डिवाइन ट्री में फंस चुके हैं, जिसका रिप्लाई बोरुतो देता है, ये लोग उन सब का चाकड़ा यूज कर रहे हैं इसलिए वो सब जिंदा है। लेकिन इन सब में उनका क्या मोटिव है वो मुझे भी नहीं पता। बोरुतो, तुम इन सब के बारे में आखिर कितना जानते हो, सच बोलो। और तभी दूसरी तरफ से कावाकी भी शिकामारु को कांटेक्ट करके बोलता है, शिकामारु-सान, एइडा ने बोरुतो का लोकेशन कंफर्म कर दिया है और मैं और डेल्टा उस पे अटैक करने जा रहे हैं। जिसपे शिकामारु कावाकी को जल्दबाजी करने से मना करता है और बैकअप का वेट करने बोलता है, लेकिन कावाकी शिकामारु की एक नहीं सुनता। जब बोरुतो फ्लाइंग रेजिन का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है और दूसरी तरफ से कावाकी वहीं पे जाके रुक जाता है क्योंकि वो बोरुतो का प्रेजेंस महसूस नहीं कर पा रहा है, जो बात उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि बोरुतो के जाने से पहले उन दोनों ने ही दोनों का सेंस महसूस नहीं किया था। दूसरी तरफ कोनोहा में मित्सुकी एइडा के पास उससे बात करने आता है। जब मित्सुकी एइडा को बोलता है कि वो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि एइडा को भी नहीं पता वो कावाकी को क्यों पसंद करती है, जिसपे एइडा मित्सुकी को बोलती है कि प्यार इसे ही कहते हैं, इसके पीछे कोई रीजन नहीं होता क्योंकि मित्सुकी जैसा कोई ये समझ नहीं सकता क्योंकि उसे एइडा के पावर की वजह से फेक लव मिला है। तुम शायद सही हो, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डरा हुआ था जिसे मैंने अपना सन माना था। मुझे जब लगा कि वो रियल नहीं है तो मुझे उससे खोने का डर था। जिसपे एइडा बोलती है कि प्यार के बारे में बात करना थोड़ा इमोशनल नहीं है, जो सुन के मित्सुकी शर्मा जाता है और एइडा आखिर में बोरुतो के बारे में सोचती है और बोलती है कि उसे बोरुतो के साथ एक लंबी बात करनी है। दूसरी तरफ अभी भी वो क्लॉग्राइम कोनोहा की तरफ बढ़ रहा है। वही दूसरे डायमेंशन के काड़ा हाइडआउट्स में जुड़ा और हिडारी चिल मार रहे हैं। जब वो क्लॉग्राइम कोनोहा के सामने पहुंच जाता है और जुड़ा और हिडारी उसी क्लॉग्राइम के बैक से टेलीपोर्ट करके कोनोहा के सामने पहुंच जाते हैं। जुड़ा अब नारुतो को ढूंढते हुए कोनोहा तक पहुंच चुका है। वही कोनोहा में शिकामारु और इनो एक दूसरे से बात कर रहे थे जब अचानक शिकामारु को विलेज में इंट्रूडर घुसने का अलर्ट मिलता है, जिनमें से एक तो अननोन है लेकिन एक का चाक्रा सिग्नेचर सासके उचिया से मैच हुआ है। जब जुड़ा और हिडारी को रोकने गेट के पास कुछ निंजा पहुंच जाते हैं। रुको, अगर तुम यहाँ से एक स्टेप भी आगे लेते हो तो तुम्हें एनिमी माना जाएगा। नहीं। दूसरी तरफ एइडा भी शिकामारु को टेंटेल्स के बारे में इन्फॉर्म करती है और बोलती है कि वो लोग सेल्फ अवेयर हो चुके हैं और उन्हें कोनोहा का दुश्मन मानना चाहिए। जब हम दूसरे सीन में उन सारे निंजास को मरे हुए देखते हैं जिन्हें जुड़ा ने वुड रिलीज जैसे टेक्निक से पियर्स करके मार दिया है, जिसके बाद जुड़ा आगे जाके एक बुक स्टोर के अंदर चला जाता है। क्या नारुतो उजुमाकी यहाँ पे है? इंटरेस्टिंग। मेन पॉइंट तो ये है कि तुमने ये एक स्ट्रेट फेस के साथ कहा है। और तभी को हिडारी की तरफ वुड स्टेक फेंक के उस पे अटैक कर देता है, जिसे हिडारी उछल के डॉज करता है, मगर तभी कावाकी आके उस पे एक जोरदार किक जड़ देता
पूछता है, तुम लोग आखिर कौन हो और कोनोहा में क्यों आए हो? स्टोर के सामने कुछ झमेला मत करो, मैं नहीं चाहता इस ट्रेजर को कुछ हो जाए। ओ काओकी तुम। और तभी जुड़ा काओकी को डिवाइन ट्री के अंदर फंसा लेता है, जिसके काउंटर में काओकी अपना ओत्सुत्सुकी आइस उस पे यूज करता है, लेकिन उसका जुड़ा पे कोई असर नहीं होता। जब काओकी कर्मा का यूज करके डिवाइन ट्री को तोड़ के उससे बाहर निकलता है और पीछे से साइंटिफिक निंजा टूल वाले हाथ से जुड़ा पे हमला करने जाता है, मगर जुड़ा बस अपने एक ही पंच से काओकी के हाथ को ही तोड़ देता है और एक जोरदार पंच वो सीधे काओकी के मुंह पे जड़ देता है, जिससे काओकी दूर जाके एक वाटर टैंक के अंदर घुस जाता है। और इसी तरह बस 2 अटैक से ही काओकी को जुड़ा नॉकआउट कर देता है। और यही इंसिडेंट प्रूफ करता है कि बोरुटो अब काओकी से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने अकेले ही 2 ऐसे टेंटेल्स से लड़ाई किया था और उसने अभी तक अपना कर्मा का पावर भी यूज नहीं किया है। दूसरी तरफ जुड़ा नारुतो को सेंस करने की बात करता है, जिसपे हिडारी पूछता है, क्या तुम श्योर हो? वो एक जिंजुरिकी है जिसके पास एक टेल्ड बिस्ट है, और एक टेल्ड बिस्ट का इनकारनेशन होने की वजह से मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं उसके अंदर टेल्ड बिस्ट का चक्रा सेंस कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सारादा, हिमावारी और बाकी सब टेंटेल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जब अचानक जुड़ा और हिडारी उनके सामने आ पहुंचते हैं। लेकिन उनके सामने आते ही जुड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जिसके अंदर से वो कुरामा का चक्रा सेंस कर पा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि हिमावारी है। सो क्या ये एक इंडिकेशन है कुरामा के वापस आने का? इस चैप्टर की शुरुआत ही पिछले चैप्टर के एंड से होती है, जहां जुड़ा और हिडारी हिमावारी और टीम 10 के सामने खड़े हैं। जब जुड़ा बोलता है, हम सोच रहे थे कि हम नारुतो उजुमाकी के पीछे हैं, सो इमेजिन करो कि हम कितना चौंक गए हैं जब हमें ये छोटी बच्ची मिली। जिसके रिप्लाई में शिकाराई उनसे कोनोहा में आने की वजह पूछता है। जब जुड़ा अपने जैकेट से एक बुक निकालता है और बोलता है, तुम नारा शिकाराई मोएगी के टीम से और करंट होकागे के बेटे हो, तो क्या हुआ? तुम्हें मेरे डैड के लिए कोई मैसेज देना है? हमें तुम्हारे प्रेडेसेसर से काम है, हम नारुतो उजुमाकी को फॉलो करते हुए आए हैं, इसलिए हम भी उतना ही सरप्राइज्ड है। जिसपे इनोजिन बोलने जाता है कि नारुतो 3 साल पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन शिकाराई उसके बात को बीच में ही टोक देता है। वेल, ये तो सच है कि नारुतो इस विलेज में कहीं भी नहीं है, लेकिन 9 टेल्स का चक्रा सिग्नेचर इस बच्ची से आ रहा है, जिस बात पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने आप को एक्सप्लेन करो, 9 टेल्स के साथ हिमावारी का क्या लेना देना है? मुझे खुद नहीं पता, ये दुनिया एक के बाद एक क्वेश्चन ला रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद है। और तभी जुड़ा अपने वुड स्टाइल से हिमावारी को पकड़ लेता है, जिसके रेस्पॉन्स में तुरंत शिकाराई शैडो पैरालिसिस जुत्सु से हिमावारी को छुड़ा लेता है और इनोजिन अपने बीस्ट स्क्रॉल से हिमावारी को वहां से ले जाता है। मैग्निफिसेंट, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, वो भी बिना बात किए। एक वार्निंग, तुम्हारे शानदार टीम वर्क को रेस्पेक्ट करते हुए हमारा सोल टारगेट आज है हिमावारी उजुमाकी। हम टीम 10 को कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग अगर ऐसे ही रेजिस्ट करते रहोगे तो हमारे पास अटैक करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगा। जब शिकामारू शिकाराई से कांटेक्ट करके उससे बैटल की जानकारी मांगता है और शिकाराई बोलता है कि ये लोग हिमावारी को लेने आए हैं और इसके साथ 9 टेल्स का कुछ लेना देना है। और दूसरी तरफ अमाडो अपने स्क्रीन में काओकी को सेंसलेस पड़े हुए देख के चौंक जाता है और वही कहीं दूर बोरुटो अकेले बैठ के अपने कर्मा को देख रहा है। जब कशिन कोजी उसे बोलता है कि 10 टेल्स ने कोनोहा पे अटैक कर दिया है, जिसपे बोरुटो तुरंत अपना स्वॉर्ड लेके वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। दूसरी तरफ कोनोहा में शिकाराई हेजिटेंटली जुड़ा से पूछता है, मुझे एक चीज बोलो, तुमने बोला कि तुम नारुतो के पीछे आए हो, लेकिन अब तुम्हें हिमावारी क्यों चाहिए? मैं अगर फ्रैंकली बोलूं तो हम 9 टेल्स को फॉलो करते हुए आए हैं और हिमावारी से हमें उसके चक्रा सिग्नेचर मिले हैं। जो सुन के शिकाराई चौंक जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि 9 टेल्स मर चुका है। और हिमावारी भी ये सुन के कंफ्यूज हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, हम भी सरप्राइज्ड है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यह आखिर ऐसा क्यों है, और हमें एटलीस्ट एक जवाब मिलेगा जब हम हिमावारी उजुमाकी को खा लेंगे। जो सुन के सब लोग घबरा जाते हैं और आगे जुड़ा बोलता है, मैंने तुम्हें वार्निंग दे दिया है इनो शिकाचो। जब दूसरी तरफ होकागे के ऑफिस में बोरुटो का फ्रॉग पहुंच जाता है और शिकामारू को इनो से कांटेक्ट करने बोलता है, क्योंकि बोरुटो अब कोनोहा में एंटर कर चुका है। लेकिन दूसरी जगह काओकी भी अब ऑलमोस्ट हील हो चुका है और अपने सेंसेस में लौट आते ही उसे बोरुटो का प्रेजेंस महसूस हो जाता है। वही बोरुटो खड़ा होकर सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। जब शिकामारू उसे करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि ये डिवाइन ट्री नारुतो के पीछे यहाँ तक आए हैं और अब वो हिमावारी के पीछे पड़े हैं, जिसके साथ 9 टेल्स का कुछ लेना देना है। जो सुन के बोरुटो भी कंफ्यूज हो जाता है, मगर तभी बोरुटो के बातों के बीच ही काओकी उसके पीछे आ पहुंचता है और उसके लोकेशन को कोनोहा के सेंसरी टीम को रिपोर्ट कर देता है। तुम आखिर छुप क्यों रहे हो बोरुटो, और क्या वो मॉन्स्टर्स तुम्हारे ही दोस्त है? लॉर्ड 8, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, काओकी ने मुझे ढूंढ लिया है। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो काओकी, जब कोनोहा पे इतना बड़ा हमला हो रहा है? तुम कोनोहा के एनिमी हो बोरुटो, मैं नहीं। एनफ, उनसे निपटना अभी सबसे जरूरी है, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है बोरुटो? और तभी काओकी अपने ओत्सुत्सुकी आई से ब्लैक रॉड्स का इस्तेमाल करते हुए बोरुटो पे अटैक कर देता है, जिसे बोरुटो आराम से चलते हुए डॉज कर लेता है, जो देख के काओकी और डेल्टा चौंक जाते हैं। जिसके बाद काओकी बोरुटो पे अपने आई से और अपने मॉडिफाई हैंड से अटैक करने जाता है, मगर बोरुटो उसके सारे अटैक को डॉज करके उसे एक पंच से ही नीचे गिरा
गिरा देता है। पिटीफुल, क्या तुमने कुछ भी ट्रेनिंग नहीं किया है? जिसपे काओकी गुस्सा होकर अपने कर्मा को एक्टिवेट करने लगता है और जिससे बोरुटो का कर्मा भी रेजोनेट होकर एक्टिवेट हो जाता है। ये बुरा है, कर्मा रेजोनेट कर रहे हैं, जल्दी से निकलो और डिस्टेंस बढ़ाओ वरना तुम कंट्रोल खो दोगे। जब बोरुटो जल्दी से उड़ के वहाँ से निकल जाता है, इसका मतलब क्या वो अपना कर्मा कंट्रोल नहीं कर सकता? दूसरी तरफ फाइट में इनोजिन अपने बर्ड को लेके हिमावारी के साथ ऊपर उड़ जाता है और नीचे शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से जुरा को पकड़ लेता है, मगर जुरा बस अपने आंख से ही एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बना देता है। जब चोचो जुरा को धक्का देके बॉम्ब का रास्ता बदल देती है, जिसके बाद बॉम्ब फटता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ सुमिरा और सारादा भी बैटल की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ इनोजिन भी शिकाडाई और चोचो को लेके वहाँ से उड़ जाता है, जिसपे हिडारी जुरा को बोलता है वो लोग भाग रहे हैं, क्या ये ठीक है? हमारा टारगेट हिमावारी थी और उन्हें बस उसे हमें देना था, लेकिन वो मरते दम तक रेजिस्ट करना चाहते हैं। हाँ, बेवकूफ है ये लोग। नहीं, कुछ ऐसा चीज है जो उन्हें अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को भी सरपास करने में मदद कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वही शिकाडाई और बाकी सब डिवाइन ट्रिस को अपने पीछे लाके विलेज से बाहर ले जाने का प्लान करते हैं, जिसपे हिमावारी एग्री नहीं करती और इनोजिन को उसे कहीं अकेले छोड़ने बोलती है, क्योंकि वो अकेले एस्केप करना चाहती है। बिल्कुल भी नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें वो लोग जरूर पकड़ लेंगे, ये तुम्हें पता है ना? हाँ, लेकिन ये तुम सब के लिए भी सच है, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसे तुम लोग भी। मगर तभी हिमावारी अपने आप को कहीं और पाती है और उसके पीछे से कोई कहता है, गुड ग्रीफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है उस टेंटेल ने मुझे ढूंढ लिया। छोटी बच्ची, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम नाइनटेल्स हो, है ना? चैप्टर 10 की शुरुआत जुरा और हिडारी से होता है। जब जुरा बोलता है उन्हें पता होना चाहिए कि वो मुझसे भाग नहीं सकते, वो शायद बैटलफील्ड चेंज करना चाहते हैं ताकि विलेज को कुछ ना हो। जब कोनोहामारू कुछ और निंजास के साथ जुरा और हिडारी के सामने पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें टीम 10 कहीं नहीं दिखते हैं, जिसपे शिकामारू बोलता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, टीम 10 अभी के लिए सेफ है और वो इन्हें बाहर ले जाने के लिए साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ अननोन रीजंस की वजह से टेंटेल्स हिमावारी के पीछे पड़े हैं। जब शिकामारू सब यूनिट को टीम 10 का लोकेशन भेज देता है और उन्हें सपोर्ट करने के लिए बोलता है, और दूसरी तरफ काओकी भी ये ट्रांसमिशन सुन रहा होता है जब शिकामारू उसे अभी के लिए बोरुटो को छोड़ के हिमावारी के पास जाने बोलता है, जिसपे काओकी बोलता है कि अगर हिमावारी खतरे में थी तो उसे ये बात पहले ही बोलना चाहिए था। जिसके बाद काओकी और डेल्टा वहाँ से उड़ के निकल जाते हैं। वही बोरुटो एक कॉर्नर में अपने कर्मा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जब शिकामारू बोरुटो का हालचाल पूछता है, जिसपे बोरुटो शिकामारू को उसकी चिंता करने के लिए मना करता है और बोलता है कि ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में हिडारी जुरा से पूछता है, आखिर ये चाहते क्या है और ये हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? तुम खुद ही उनसे पूछ लो, जैसे तुमने अभी मुझसे पूछा, और मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। जो बोल के जुरा उड़ के हिमावारी और टीम 10 के पीछे निकल जाता है। वही हिडारी कोनोहामारू के टीम के सामने खड़ा है। जब कोनोहामारू उनसे हिमावारी के पीछे आने का कारण पूछता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? जिसपे वही एक निंजा बोलता है कि यहाँ इंट्रूडर तुम लोग हो, लेकिन कोनोहामारू उसे बीच में रोक देता है और सेंसरी टीम से सासके उचिहा के बारे में पूछता है, जिसपे सेंसरी टीम हिडारी को ही सासके उचिहा का चाक्रा मैच बताते हैं। जो सुन के कोनोहामारू भी शॉक हो जाता है, मगर तभी वहाँ पे सारादा और सुमिरा आ जाते हैं, जिन्हें देख के तुरंत हिडारी कोनोहामारू के सामने से टेलीपोर्ट करके सारादा के पीछे से निकलता है और अपने चिदोरी का इस्तेमाल करके सारादा पे हमला कर देता है। लेकिन सारादा हिडारी के अटैक को डॉज कर देती है और उल्टा उसे ही अपने चिदोरी से घायल कर देती है और इसी के साथ सारादा हिडारी को सासके का चिदोरी यूज करते हुए देख के चौंक जाती है और उससे अपना असली आइडेंटिटी पूछती है। दूसरी तरफ पहली बार हिमावारी लिटिल कुरामा से मिलती है। जब कुरामा हिमावारी को अपने बारे में बताता है कि वो नाइनटेल्स है, लेकिन कुरामा को देख के हिमावारी थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि कुरामा ही नारुतो के अंदर था। जब हिमावारी कुरामा से यहाँ आने का कारण और वो लोग अभी कहाँ पे है ये पूछती है, जिसके आंसर में कुरामा बोलता है कि वो लोग अभी कहीं नहीं है और जो अभी हिमावारी देख रही है वो उसके थॉट्स का विजुअलाइजेशन है और अभी वो एक दूसरे के कॉन्शियसनेस से बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमावारी और कुरामा अभी एक ही शरीर और दिमाग शेयर करते हैं। वही बाहर हिमावारी बेहोश हो चुकी है, जो देख के शिकाडाई और बाकी सब घबरा जाते हैं, मगर तभी वो लोग देखते हैं कि जुरा तेजी से उड़ के उनकी तरफ आ रहा है। वही हिमावारी के कॉन्शियसनेस में वो कुरामा से इस सब का मतलब पूछती है, जिसपे कुरामा बोलता है कि पिछले बैटल के दौरान वो नारुतो के अंदर से मारा गया था, लेकिन एक टेल्ड बीस्ट के लिए डेथ परमानेंट चीज नहीं है, इवन कि उनके सोल और बॉडी मरने के बाद भी टाइम के साथ कहीं पे वापस आ जाते हैं। जिसके बाद कुरामा एक फैक्टर की बात करता है जो कि उन्हें वापस रिजरेक्ट करता है, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा और ये कहाँ कब इमर्ज होगा ये किसी को भी नहीं पता। मगर कुरामा ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी और नारुतो के बेटी के अंदर ही वापस आएगा। और कुरामा आगे बोलता है कि किसी को नहीं पता कि दुनिया उनके लिए क्या रखती है, और मे भी हिमावारी कुरामा के चाक्रा के साथ ही पैदा हुई थी और उसके उजुमाके और ह्यूगा ब्लड ने ही कुरामा को यहाँ लाया है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बस उनके किस्मत में लिखा था। और करंट सिचुएशन को देख के ये फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे हुआ, बल्कि हिमावारी को सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे का सोचना चाहिए। जब हिमावारी खुद को कुरामा के सामने इंट्रोड्यूस करती है और कुरामा बोलता है कि हिमावारी को पता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जब हिमावारी बाहर वापस अपने सेंस में आ जाती है और देखती
देखती है कि जूरा उनके पीछे आ रहा है और तभी जूरा अपने आंख से एक और टेल बिस्ट बम बना के इनोजिन के बर्ड के विंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सब लोग नीचे गिरने लगते हैं। मगर तभी चोचो अपने आप को बैलून जैसा फुला के सबको सेफली लैंड करवा देती है, लेकिन तभी जूरा उनके पीछे वहीं पे आ जाता है। मैंने ये बात बहुत बार कहा है कि तुम लोग एक अच्छा टीम हो, सो बहुत बुरा हो रहा है कि मुझे तुम सबको मारना होगा, लेकिन ये करना ही होगा, मुझे तुम सब ने मजबूर कर दिया है। और इस बेबस सिचुएशन को देख के हिमावरी घबरा के कुरामा से मदद मांगती है, मगर कुरामा उसे बोलता है कि ये उसे खुद करना होगा, कोई और ये कर नहीं सकता। और ये करने के लिए वो कुरामा के पावर्स का यूज करती है या फिर उसे वेस्ट होने देती है, ये हिमावरी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हिमावरी कुछ समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। जब कुरामा आगे बोलता है कि हिमावरी के पास उसके प्रेडेसेसर से ज्यादा चाकड़ा है और उसके और कुरामा के चाकड़ा का एफिनिटी भी बहुत ज्यादा है, जो कि नारुतो को भी सरपास करता है। और हिमावरी को सब कुछ में पहले से सोचना बंद करके बस खुद पे यकीन रखना होगा, लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाती है तो उनका फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुन के हिमावरी दौड़ के जूरा पे एक किक मारने जाती है, मगर जूरा अपने एक हाथ से ही हिमावरी के पैर को पकड़ के उसे तोड़ देता है। और जब हिमावरी को ये लगने लगता है कि ये उसके लिए इम्पॉसिबल है, जो देख के इनोजिन अपने सुपर बीस्ट स्क्रॉल का यूज करके जूरा पे हमला कर देता है, मगर जूरा उसे भी वुड डिलीज से तबाह कर देता है। और इसके बाद जूरा हिमावरी को भी एक डिवाइन ट्री में ट्रैप कर देता है। मैंने जब बोला था कि मैं तुम्हें खा लूंगा, इसका मतलब ये था तुम इस पेट से मुझे नरिशमेंट दोगी, इसमें कोई दर्द नहीं होगा और तुम्हें डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। इवेंचुअली तुम ये फीलिंग खो दोगी और तुम्हारे ये पैर का दर्द भी चला जाएगा। ये सब देख के इनोजिन और ज्यादा गुस्सा होकर जूरा पे हमला करने चला जाता है, लेकिन जूरा एक किक से इनोजिन को जमीन पे लेटा देता है। जब हिमावरी जूरा को उन सब को कुछ न करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी इनोजिन फिर भी जूरा के पैरों को पकड़ के हिमावरी को छोड़ देने बोलता है। और तभी जूरा अपने वुड रिलीज का यूज करके इनोजिन को पेट से फाड़ देता है। मगर तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, जो देख के सब लोग चौंक जाते हैं और हिमावरी कुरामा के पावर्स के साथ उस पेड़ को फाड़ के निकलती है, जो गुस्से से जूरा को ये सब रोकने बोलती है, तुमने अपना टेम्पर खो दिया है, नाउ लेट्स गो वाइल्ड हिमावरी। हिमावरी इनोजिन को मरते हुए देख अपने जिंजुरी की ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लेती है और उसके इसी ट्रांसफॉर्मेशन को देख के जूरा और शिकाडाई दोनों चौंक जाते हैं। और शिकाडाई ये नोटिस करता है कि हिमावरी का टूटा हुआ पैर भी अब हील हो चुका है, जिसके बाद हिमावरी इनोजिन को अपने लंबे बालों का इस्तेमाल करके नीचे उतारती है और उतरती ही शिकाडाई देखता है कि इनोजिन के पेट की इंजरी भी अब हील हो चुकी है। जब आगे हिमावरी बोलती है कि उसे पता नहीं कि इनोजिन अभी तक पूरा हील हुआ है कि नहीं, इसलिए उन्हें जल्द इनोजिन को हॉस्पिटल ले जाना होगा। जब शिकाडाई हिमावरी को उसके इन न्यू पावर्स के बारे में पूछता है, जिसपे हिमावरी बोलती है कि उसे खुद ठीक से नहीं पता, मगर जूरा इस पावर को सेंस कर सकता है और इसीलिए उसे जूरा को हराना होगा, नहीं तो वो उन सब को मार देगा। और आगे हिमावरी शिकाडाई और चोचो को इनोजिन को लेके वहाँ से भागने बोलती है, जो कि शिकाडाई सिचुएशन को एनालाइज करके मान जाता है, मगर चोचो हिमावरी को पीछे छोड़ के जाने के लिए मना कर देती है। जब हिमावरी चोचो को ये बोल के समझाती है कि उसे खुद समझ नहीं आया है, लेकिन अगर उसके पास किसी तरह का पावर है तो उसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि उसके पिता और भाई होते तो वो भी यही करते। जो सुन के कन्विंस होकर चोचो शिकाडाई के साथ वहाँ से चली जाती है। जब जूरा के फालतू बकबक करने के बीच हिमावरी उसके पेट में एक जोरदार पंच मारती है, जिससे जूरा के पैर के नीचे की जमीन टूट जाती है। जब हिमावरी एक और पंच मार के जूरा को दूर भेज देता है, लेकिन जूरा पे इसका कुछ ज्यादा असर नहीं होता। वो तुरंत हाई स्पीड से उड़ के हिमावरी की तरफ आने लगता है, मगर तभी हिमावरी एक टेल बिस्ट बम बना के जूरा के तरफ छोड़ देती है, जिसके काउंटर में जूरा अपना टेल बिस्ट बम बना के हिमावरी की तरफ छोड़ता है और इन दोनों के टेल बिस्ट बम के टकराने से आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वेल, ये एक सरप्राइज है, तुम्हारे पास पावर के साथ तुम एक टेल बिस्ट बम को भी कंट्रोल कर सकती हो। नाइनटेल्स के पावर्स के एडवांटेज के बाद भी तुमने कैसे इतनी जल्दी इवॉल्व किया, इसमें मैं क्यूरियस हूँ। जो बोल के जूरा तुरंत हिमावरी को एक हेडबट मार के पीछे धकेल देता है और अचानक हिमावरी के पीछे जाकर उसे एक किक से ही जमीन में घुसा देता है। एट दिस पॉइंट पे ये क्लियर हो चुका है कि जूरा फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल में हिमावरी से फार सुपीरियर है और आगे वो हिमावरी को बोलता है, तुमने मुझे मजबूर किया है मेरे असली पावर का छोटा सा हिस्सा दिखाने के लिए। दूसरी तरफ कोनोहा में सारादा ने हिडारी को बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिसके आगे सारादा बोलती है, ये एक जान लेने वाला जख्म है, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम मेरे क्वेश्चंस का सच्चाई से जवाब दोगे। तुम आखिर क्या हो और तुम चिदोरी कैसे यूज कर पा रहे हो? जब हिडारी अपने क्लोमार्क्स का यूज करके खुद को हील कर लेता है, जो देख के वहाँ सब लोग चौंक जाते हैं। तुम्हारी वो आंखें, मैंने जूरा से इसके बारे में सुना है, इन्हें शारिंगन कहते हैं ना, और मैंने जो पहले यूज किया था इसको चिदोरी कहते हैं। मुझे लगा ही था इसको इस्तेमाल करना मुश्किल है, क्योंकि इसे अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए मुझे तुम्हारी जैसी आंखें चाहिए, है ना? जब कोनोहामोरो हिडारी से उसके और सासुके उचिहा के बीच के रिलेशन के बारे में पूछता है, लेकिन हिडारी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलता है कि उसकी खुद की आइडेंटिटी जानने के लिए ही वो यहाँ आया है, जिसपे सुमिरे बोलती है कि वो श्योर है हिडारी सारादा को टारगेट कर रहा है। और तभी हिडारी क्लोमार्क्स से अपने हाथ को टेलीपोर्ट करके सारादा के पीछे से चिदोरी से उस पे हमला कर देता है और वही खड़ा होकर एक और निंजा को फायर स्टाइल का यूज करके जला देता है। मगर तभी कोनोहामोरो हिडारी को रोकने के लिए अपने रासेंगान का यूज करने जाता है, लेकिन खुद को टेलीपोर्ट करके हिडारी कोनोहामोरो को आराम से डॉज कर देता है और उल्टा उस पे ही
चिदोरी से हमला करने जाता है, जिसे किसी तरह कोनोहामारू लास्ट मोमेंट पे डिफेंड कर पाता है, लेकिन इससे वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। इधर सुमिरे को भी हिडारी लाइटनिंग अटैक से बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हिमावरी और जूरा के फाइट में जूरा हिमावरी को ओवरपावर करके बुरी तरह से पीट रहा है। दो हिमावरी अपने आप को हील कर पा रही है, मगर इससे वो कमजोर होती जा रही है और उसका चक्रा भी ड्रेन होता जा रहा है। वही हिमावरी के अंदर कुरामा भी ये स्टेट करता है कि जूरा को उसने जितना सोचा था वो उससे ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर निकला है और ये सिचुएशन सिर्फ हिमावरी का हाई पोटेंशियल से सॉल्व नहीं हो सकता है। इस तरफ काओकी और डेल्टा जल्दी से उड़ के हिमावरी की मदद करने आ रहे हैं, लेकिन तभी डेल्टा काओकी से पूछती है कि वो लोग ऐसे एक ओपोनेंट से लड़ने जा रहे हैं जिसने काओकी को पहले भी बुरी तरह मारा है, तो वो जाके वहाँ क्या करने का प्लान कर रहा है। जिसपे काओकी बोलता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, उससे जो करना होगा वो करेगा, लेकिन डेल्टा फिर से कहती है कि वो क्या ही कर पाएगा। और तभी उनके बीच से बोरुटो फुल स्पीड में निकल जाता है और तुरंत जूरा के पास से हिमावरी को लेके उड़ जाता है। वही दूसरी तरफ अपने हाथ से एक डिवाइन ट्री निकाल के हिडारी सारादा को डिवोर कर रहा है और इसके साथ वो आगे बोलता है, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है, मैं तुम्हें किसी कारण से शुरू से जानता हूँ। सारादा उचिहा, मैं तुमसे पूछता हूँ तुम कौन हो और तुम्हें डिवोर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। मगर ये सब कुछ वही बैठ के एक फ्रॉग देख रहा है और उसके हाथ में हम एक सिंबल को देखते हैं। जब अचानक फ्लाइंग राइजिन का यूज करके बोरुटो वहाँ पे आ जाता है और तुरंत अपने स्वॉर्ड का यूज करके हिडारी के हाथ को काट के सारादा को बचा लेता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर के शुरुआत में ही हम बोरुटो को सारादा को बचाते हुए उसके और हिडारी के बीच खड़े हुए देखते हैं, जब वो घायल हिमावरी को कोनोहामारू के केयर में सौंप देता है और तभी बोरुटो को देख के हिडारी अपने हाथ को एक्स का शेप देके उस पे हमला कर देता है, जिसे बोरुटो तुरंत अपना स्वॉर्ड ड्रॉ करके रोक लेता है और विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू का यूज करके हिडारी को दूर हटा देता है। दूसरी तरफ काओकी और डेल्टा प्रीवियस बैटलफील्ड के ऊपर उड़ रहे होते हैं, जब काओकी बोलता है बोरुटो ने तुरंत अपना लोकेशन चेंज कर लिया है, ये जरूर उसका स्पेस टाइम निंजुत्सु होगा और अभी वो उसी जगह है जहाँ टीम 10 ने पहले लड़ाई शुरू किया था। जिसके बाद डेल्टा सेंसरी टीम से कांटेक्ट करके हिमावरी और टीम 10 के वेलबींग के बारे में पूछती है और सेंसरी टीम से रिप्लाई आता है कि टीम 10 अपने घायल साथियों के साथ न्यू सिटी जा रहे हैं और हिमावरी कोनोहामारू के साथ रांडेव्यू कर पाई है। मगर ये सुनने के बाद भी काओकी अभी भी वही सीरियस फेस के साथ खड़ा है। ये टेंटेल्स ऐसे ही तब से खड़ा है, तू आखिर प्लान क्या कर रहा है। और इसी के साथ हम वही जूरा को चुपचाप फील्ड में खड़े हुए देखते हैं। वही दूसरी तरफ अभी तक कोनोहामारू बोरुटो को क्रिमिनल समझ रहा है और ऐसे ही कोनोहा में घुस आने के लिए वो बोलता है कि बोरुटो जरूर कुछ प्लान कर रहा है, नहीं तो वो यहाँ कैसे आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिसपे सारादा बोरुटो को डिफेंड करते हुए बोलती है कि अगर वो नहीं होता तो अब तक वो सब मर चुके होते। जब कोनोहामारू सिचुएशन पे ध्यान देके बोरुटो को वार्निंग देता है कि हिडारी कोड जैसे ही इन क्लोग्राम्स को कंट्रोल कर सकता है, जिसपे बोरुटो वही खड़े हुए सेंसरी निंजा को इन क्लोग्राम्स के चक्र मूवमेंट पे नजर रखने के लिए बोलता है और सुमिरे भी ये बोलती है कि हिडारी सिर्फ सारादा को टारगेट कर रहा है। और इन सब इंसिडेंट से सारादा भी ये समझ जाती है कि ये सब सास्के के ट्री बनने से रिलेटेड है और इसी को आगे क्लियर करते हुए बोरुटो बोलता है कि हिडारी सास्के के चक्रा से बना है, लेकिन सबको उस बारे में ना सोच के उसे हराने में फोकस करना चाहिए ताकि बोरुटो असली सास्के को बचा पाए। ये सब सुन के कोनोहामारू को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछता है कि बोरुटो को ये सब कहाँ से पता चला, जिसका बोरुटो कोई जवाब ना देके उसे फाइट में फोकस करने बोलता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। मगर तभी वो सेंसरी निंजा उनके चारों तरफ क्लोग्राम्स का चक्रा घूमते हुए सेंस कर लेता है, जिसके तुरंत बाद ही बहुत सारे क्लोग्राम्स टेलीपोर्ट होके उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और सारादा बोरुटो एक साथ उनसे फाइट करने का डिसाइड करते हैं। जिसके साथ ही बैटल शुरू हो जाता है और बोरुटो एक के बाद एक क्लोग्राम्स को अपने स्वॉर्ड से काटता जाता है। वही सारादा भी एक क्लोग्राम के पेट पे लात मारने जाती है, मगर तभी उसके पेट से हिडारी निकल के सारादा को पकड़ लेता है। मगर तभी बोरुटो अपने शुरिकेन को मार्कर की तरह यूज करके हिडारी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उस पे अपने रासेंगान से हमला कर देता है, जिससे हिडारी बुरी तरह से इंजोर हो जाता है और अपने क्लॉमार्क्स का इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। और हम दूसरे डायमेंशन में हिडारी को डिवाइन ट्री का यूज करके खुद को हील करते हुए देखते हैं, जब वो फिर से बैटल को ज्वाइन करता है और आते ही सारादा और बोरुटो के चारों तरफ अपने क्लॉमार्क्स को फैला देता है ताकि वो किसी भी डायरेक्शन से उन पे अटैक कर पाए। और सिचुएशन को देख के सारादा बोरुटो को ऊपर उड़ जाने बोलती है ताकि जब हिडारी बाहर आए तो बोरुटो उसके ऊपर अपने रासेंगान से हमला कर पाए। मगर बोरुटो ये करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपना ही एक प्लान बना चुका था। बोरुटो बोलता है कि वो उजुहिको का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे वो प्लेनेट के एनर्जी का इस्तेमाल करके एक ही हिट से हिडारी को हरा पाएगा। उजुहिको के पावर का कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन उसके लिए उसे प्लेनेट के चक्रा को अपने पैरों से लेना होगा और इसलिए वो तब तक उड़ नहीं सकता। तभी अचानक बोरुटो के पीछे से हिडारी उस पे चिदोरी से हमला करने जाता है, मगर कोनोहामारू सही टाइम पे आके अपने रासेन बैरियर से उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन अब हिडारी सारादा के पीछे टेलीपोर्ट करके उसे पकड़ लेता है, मगर सारादा तुरंत अपनी हैंड सैंड का इस्तेमाल करके अपनी चिदोरी एक्टिवेट कर देती है, जिससे हिडारी घायल हो जाता है और सारादा उसे खींच के बाहर हवा में फेंक देती है। और तभी बोरुटो को अपना जुत्सु का यूज करने बोलती है, लेकिन बोरुटो का जुत्सु अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर वो जानता है कि ये उसका लौता मौका हो सकता है। और इसी के साथ बोरुटो उजुहिको को पूरी ताकत से हिडारी के ऊपर अनलिश कर देता है, जिससे उस पूरी जगह पे एक टोर्नेडो शुरू हो जाता है और इसमें फंस
के हिडारी की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अभी भी हिडारी अपने क्लॉमार्क्स का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट होने वाला था, जब अचानक से कोई बीम आके उसके क्लॉमार्क्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी ऊपर से काओकी आके हिडारी को पकड़ता है और उसके पूरे बॉडी को ही तबाह कर देता है। जिसके बाद हिडारी के अंदर से कोई एक अजीब सा चीज बाहर आता है, जिसे बोरुटो हाथ में लेके काशिन कोजी से इसके बारे में पूछता है और वही उस तरफ से काशिन कोजी भी ये कंफर्म कर देता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, यही थॉर्न सोल बल्ब है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सबके साथ काओकी भी कंफ्यूज हो चुका है और वो बोरुटो को ये सब के बारे में एक्सप्लेन करने बोलता है, जिसके आंसर में बोरुटो बोलता है कि उसे कहा गया था ये चीज सास्के को फ्री करने में मदद करेगी और अगर काओकी ने उसे रोका तो वो उसके हाथ को ही काट देगा। जिसपे काओकी बोरुटो के इन्फॉर्मर के बारे में पूछता है, मगर तभी अचानक कहीं से एक बीम आके बोरुटो के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे बोरुटो के मुंह से खून निकलते हुए वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं ये अटैक किलोमीटर दूर से जुरा ने किया था, जो देख के डेल्टा भी शॉक थी जब सारादा वही गिरे हुए थॉर्न सोल बल्ब को उठाने जाती है, मगर जुरा उसके पैरों पे अटैक कर देता है और वो थॉर्न सोल बल्ब सीधा उड़ के जुरा के हाथ में जा पहुंचता है। जिसके आगे जुरा बोलता है, बोरुटो इन थॉर्न सोल बल्ब के बारे में जानता है, मैं जितना सोच रहा था ये उससे भी बड़ा थ्रेट निकला है। कोई नहीं, काओकी अकेले ही ओत्सुत्सुकी खाने की तरह काफी होगा और मैंने डिसाइड कर लिया है ओत्सुत्सुकी बोरुटो तुझे मरना होगा। चैप्टर की शुरुआत ही जुरा से होती है, जो घायल बोरुटो को मारने जा रहा होता है, जो बोरुटो को मारते हुए अपना दुख जाहिर करता है और आखिरी बार उसे गुड बाय कहता है, मगर तभी अचानक उसके शरीर में से निकल के बग का क्लोन वहाँ आ जाता है और जुरा को मात्सुरी के रिसर्च के बारे में इन्फॉर्म करता है और बोलता है कि अब ये क्लियर है कि बोरुटो को कोई मदद कर रहा है। जिसपे जुरा समझ जाता है कि बोरुटो के एलाई ने ही उसे थॉर्न सोल बल्ब का इन्फॉर्मेशन दिया था। जिसके बाद जुरा सिचुएशन को देख के अभी के लिए वापस जाने का प्लान करता है ताकि हिडारी का थॉर्न सोल बल्ब खराब ना हो जाए। इसके साथ ही वो बोरुटो को इनक्रेडिबली लकी बोलता है और कहता है जैसे खुद हेवन बोरुटो को जिंदा रखना चाहता है और इसी को जुरा डिवाइन इंटरवेंशन का नाम देता है। दूसरी तरफ बोरुटो घायल होकर अपना सेंस खोता जा रहा है और हम उसके साथ ही उसके पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ बोरुटो टाइम स्किप के पहले कोनोहा के निंजा से भागता फिर रहा होता है, जब अचानक इस सिचुएशन में बोरुटो के पीछे से एक मेंढक उसे उसके नाम से बुलाता है और उसके पीछे मुड़ते ही वो फ्रॉग करंट सिचुएशन को बोरुटो को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि 20 निंजास ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, मगर वो इनोसेंट लोगों को मारने के लिए मना करता है और जब बोरुटो उसे उसकी आइडेंटिटी पूछता है तब वो उसे शांत होने बोलता है और ये क्लियर करता है कि वो उन निंजास के साथ नहीं है। जिसके बाद वो बोरुटो से वहाँ से बाहर निकलने के बाद बात करेगा बोलता है, जिसके लिए वो उसी फ्रॉग के पीछे बोरुटो को हाथ रखने कहता है और कोई और रास्ता ना देख के बोरुटो उस फ्रॉग को पकड़ लेता है। कहीं और हमें केव के अंदर काशिन कोजी को समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही बोरुटो उस केव के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये कौन सी जगह है? ये लैंड ऑफ विंड के बाहर ओरोचिमारू के हाइडआउट में से एक है और इसके एंट्रेंस पे मैंने गेंजुत्सु किया है, सो इसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। जब आगे काशिन कोजी उसके फ्रॉग के बारे में एक्सप्लेन करता है कि ये फ्रॉग एक साइंटिफिक निंजा टूल है और काशिन कोजी इस फ्रॉग की मदद से बोरुटो से बात कर रहा था, जो सुन के बोरुटो कोजी को उसके आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, ये मास्क देखो, क्या अब तुमने पहचाना? जिसे देख बोरुटो हैरान हो जाता है, मैं हूँ काशिन कोजी, मुझे अमाडो ने बनाया है और मैं एक आर्टिफिशियली बना इंसान हूँ। जिसपे बोरुटो बोलता है कि उसे याद है ये कोजी ही है जिसने आओ को मारा था और कोनोहामारू को भी मारने की कोशिश किया था। हाँ, मुझे बस एक ही बात वेरीफाई करनी है, क्या तुम ही बोरुटो उजुमाकी थे? बस मुझे येस और नो में स्ट्रेट बोलो। कोजी का बात सुन के बोरुटो चौंक जाता है, क्योंकि कोजी ओमनीपोटेंट से अफेक्टेड होने के बाद भी असली सच समझ चुका था। कोजी ये जानता है कि बोरुटो और काओकी ने अपना जगह बदल लिया है। जिसके बाद बोरुटो क्यूरियसली कोजी से पूछता है कि ओमनीपोटेंस ने सबकी तरह उसके मेमोरीज को भी ऑल्टर किया है, तो फिर कैसे कोजी ये सच्चाई को समझ पाया? क्योंकि मुझे समय से पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ होगा। और आगे काशिन कोजी पहले उन सब से लड़ने के लिए माफी मांगता है, जिसपे बोरुटो भी कोजी के बात के साथ खुद को रिलेट करके उसे माफ कर देता है। जैसा कि तुम जानते हो, मुझे अमाडो ने इशिकी को हराने और इस प्लेनेट को डिवाइन ट्री के हाथ से बचाने के लिए क्रिएट किया गया था, मगर इशिकी का पावर हमारे इमेजिनेशन से कई गुना ज्यादा था, लेकिन मैं फिर भी उसे जिगन के अंदर से बाहर लाके सेटिस्फाइड था और कोई रिग्रेट के बिना ही मरने के इंतजार में था। लेकिन तभी काशिन कोजी के सामने सिनेमा के रील्स के जैसे बहुत सारे सीन्स चलने लगते हैं, जिन्हें देख के वो ये समझ जाता है कि ये फ्यूचर रियलिटीज के सीन्स है, जहां हम जुड़ा और बाकी टेंटेल्स के साथ एक न्यू मेंबर को भी देखते हैं। बाय द वे, कमिंग बैक टू द सीन, कोजी रियलाइज करता है कि इशिकी के मरने से कुछ नहीं होगा। जब तक खुद टेंटेल्स खत्म नहीं होता तब तक ये प्लेनेट खतरे में रहेगा और इसीलिए ऐसे किसी जगह पे मरना कोजी एफोर्ड नहीं कर सकता था। और ऐसे ही कोजी ने उस दिन के फ्यूचर सीन्स के साथ करंट इवेंट्स को कंपेयर करके इस नतीजे पे पहुंचा है। तो बहुत चीजें उसने इस कन्वर्सेशन के दौरान ही कंफर्म किया है, जब बोरुटो कोजी के इस न्यू एबिलिटी के बारे में और पूछता है और ये भी कि उसे अचानक ये एबिलिटी कहाँ से मिला। अमाडो ने तुम्हें शिबाई ओत्सुत्सुकी के बारे में बोला होगा, जिसने काउंटलेस प्लेनेट को डिवोर किया था और हर तरह के शिनजुत्सु को हासिल किया था और जिसे गॉड तक माना गया है। और हर काड़ा मेंबर के पास शिबाई ओत्सुत्सुकी के सेल्स है, ताकि वो भी उसके बहुत सारे शिनजुत्सु में से कोई एक जुत्सु मैनिफेस्ट कर पाए, जैसे कोड को उसका क्लोमार्क्स, डेमन को उसका रिफ्लेक्शन और एडा को ओमनीपोटेंस
इम्पोर्टेंस का एबिलिटी मिला है, लेकिन बोरो, डेल्टा और कोजी को पहले कोई भी एबिलिटी नहीं मिला था। मगर इशिकी के साथ लड़ाई के बाद कोजी अपना एबिलिटी अनलॉक कर पाया है, प्रिसेंस, जिससे वो आने वाले हर किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी को देख सकता है। और आगे कोजी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, कोई भी फ्यूचर स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, बल्कि ये ब्रांचेस जैसे होते हैं। जैसे वो एक पॉसिबल फ्यूचर की बात करता है जहाँ इशिकी नारुतो को मार के काओकी के बॉडी में रिजरेक्ट हो जाता है, जिससे ये पूरा प्लेनेट मारा जाता है। और ऐसे एक दूसरे रियलिटी में काओकी बोरुटो और सारादा को मार देता है और फिर खुद ट्रेमेंडियसली स्ट्रॉन्ग कोड के हाथ से मारा जाता है, जिसके बाद टेंटल्स फिर से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब सुनने के बाद बोरुटो हैरान रह जाता है। वो ना ही कोजी के बात पे पूरी तरह भरोसा कर पाता है और ना ही वो उसके स्टोरी को पूरी तरह नकार पाता है। जिसके बाद बोरुटो कोजी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अगर फ्यूचर किसी सर्टेन वे में होना ही है तो ये देखने का आखिर फायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जानकारी। एग्जाम्पल के तौर पे तुम पहले जैसे खुद को कॉर्नर होने से रोक पाओगे। और आगे कोजी बोरुटो को उन सब जुत्सु को सिखाएगा बोलता है जो कि उसके फ्यूचर वर्जन के पास होने वाले हैं, और ये भी कि बोरुटो कैसे उस ट्री से सास्के को बाहर निकाल सकता है। लेकिन सबसे पहले कोजी बोरुटो को उसके सबसे बुरे फ्यूचर के बारे में बताता है, जहाँ टेंटल्स कोड के कंट्रोल से आजाद होकर खुद सेल्फ अवेयर हो जाएंगे। और उनमें से सबसे खतरनाक है उनका लीडर जुरा, जिसका आगे कोजी ये रिवील करता है कि वही होगा जो बोरुटो को फ्यूचर में मारेगा। दो ये चीज एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन बहुत फ्यूचर में ऐसा देखा गया है। जिसके बाद बाकी पॉसिबिलिटी जैसे काओकी डिवर्ड और प्लेनेट खत्म हो जाएगा, और इसे ही रोकने के लिए उन्हें इस बुरे फ्यूचर को रोकना होगा। लेकिन बोरुटो पहले से ही एक चीज क्लियर कर देता है कि कुछ भी हो जाए वो काओकी को मारने के लिए राजी नहीं होगा। और वो ये रिवील करता है कि काओकी के साथ उजुमा की हाउस होल्ड को रिस्टोर करना ही उसका असली गोल है। लेकिन वो टेंटल्स और कोड को खुद मारने का डिसाइड करता है, जहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में आ पहुंचता है। वही बोरुटो को हम घायल और अधमरा हालत में देखते हैं, और सारादा भी अपने इंजुरीज को छोड़ के कोनोहामारू को बोरुटो के इंजुरीज को ट्रीट करने बोलती है। वही हिमावारी भी अब होश में आ जाती है और सारादा को इंजोर देख के वो कुरामा के चाकरा से उसे हिल कर देती है, जो देख के सुमिरे हिमावारी को उसके पावर्स का यूज करके बोरुटो को भी हिल करने बोलती है। लेकिन काओकी उसे रोक देता है, और ये सुनहरा मौका देख के कोनोहामारू बोरुटो को अरेस्ट कर लेता है। जब काओकी काशिनकोजी के फ्रॉग को भी बोरुटो के पास देख लेता है, वही टेंटल्स के हाइडआउट में जुरा थॉर्नसोल बल्ब का यूज करके फिर से हिडारी को जिंदा कर देता है। और मात्सुरी जुरा से पूछ के एक और थॉर्नसोल बल्ब को डिवाइन ट्री से हार्वेस्ट करती है, और टेबल पे रखने के बाद जुरा अपने आने वाले न्यू मेंबर का नाम सोचने लगता है। चैप्टर शुरू होता है बोरुटो से, जिसे कोनोहा के इंटरोगेशन रूम में लॉक करके पूछताछ किया जा रहा है। जब कोनोहामारू बोलता है कि बोरुटो के वुंड्स को हील कर दिया जा चुका है। इन्हें सीलिंग जुत्सु कप्स कहा जाता है, जिससे अमाडो ने बनाया है, और इसमें होने से तुम किसी भी जुत्सु को यूज नहीं कर पाओगे, और इसे तोड़ने की कोशिश भी मत करना, ये बहुत ज्यादा मजबूत है, तुम अपना हाथ को ही इंजोर कर दोगे। क्या सब लोग ठीक है? और एनिमी कहाँ है? वो भाग चुके हैं और उनका हमें कोई भी साइन नहीं मिला है। इस बार हमने बहुत सारे कॉमरेड्स को भी खोया है, और उनके एक्चुअल टारगेट जैसे सारादा, हिमावारी और इनोशिका ट्रियो सेफ है। दूसरी तरफ इनोजिन को साकुरा ट्रीट कर रही है, जो हिमावारी के इनक्रेडिबल हीलिंग को देख के इम्प्रेस हो जाती है, और वो आगे बोलती है कि देख के लगता है इनोजिन के शरीर का चाक्रा फ्लो डिस्टर्ब हो गया है, और इसे ठीक करने से ही वो होश में आ जाएगा। जो सुन के सब लोग राहत की सांस लेते हैं। वही इंटरोगेशन रूम में कोनोहामारू और इबी की बोरुटो को इंटरोगेट कर रहे हैं, जिससे विलेज के एल्डर्स के साथ अमाडो और शिकामारू भी सुन रहे होते हैं। बोरुटो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सवाल है। पहले तो कौन थे वो लोग जिन्होंने लीफ पे हमला किया था, और वो लोग सारादा और हिमावारी को ही क्यों चाहते हैं? वही दूर से ये सवाल जवाब एडा देख रही होती है, जब डेमोन काओकी को पोक करते हुए बोलता है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं दिख रहा है काओकी? क्या होगा अगर बोरुटो सच बोल दे? हाँ, कोई शायद ये नहीं मानेगा कि तू और बोरुटो ने जगह बदल लिया है, लेकिन तूने सेवेंथ होकागे के बारे में झूठ बोला है। क्या होगा जब ये बात सब लोग जान जाएंगे? इससे कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि उसी के वजह से होकागे डिसअपियर हुआ था। वो एक डेंजरस उत्सुत्सुकी है जो किसी भी समय पे तबाही मचा सकता है। यही उसका असली नेचर है। उसे मारना ही एक लौता ऑप्शन है, चाहे अभी या बाद में, लेकिन उससे पहले हमें उसका इंटेल चाहिए ताकि हम उन मॉन्स्टर से डील कर पाए। और वही रूम में दूर हमें मित्सुकी खड़ा होकर दिखता है। दूसरी तरफ इंटरोगेशन रूम में बोरुटो टेंटल्स के बारे में सब कुछ डिटेल में कोनोहामारू को बता देता है। डिवाइन ट्री लोग जो कि सेल्फ अवेयरनेस पोजेस करते हैं, हाँ, वो लोग किसी न किसी के चाक्रा को रेप्लिकेट करते हैं जो डिवाइन ट्री में बदल चुके हैं। जैसे कि जिससे हमने फाइट किया वो हिडारी था, जो कि सास्के के चाक्रा से बना है, और मैंने मात्सुरी को भी देखा है जो कि मोएगी के चाक्रा से बनी है। और कोनोहामारू सेंसे, आप संभल के रहना, क्योंकि मात्सुरी का टारगेट आप हो। ये सब कुछ सुन के अमाडो बोलता है कि टेंटल्स का असली पर्पस है उत्सुत्सुकी को डिवर्ट करके प्लेनेट से चाक्रा फ्रूट प्रोड्यूस करना। लेकिन अब जब वो इंटेलिजेंट हो चुके हैं तो उन्हें बीस्ट नहीं बोला जा सकता, और मुझे लगता है कि अब वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिसका आगे बोरुटो रिवील करता है कि ये सब कुछ उनसे उनका लीडर जुरा करवा रहा है। मगर वो एक स्पेशल केस है, दूसरों से अलग, उसका कोई प्रोटोटाइप नहीं है। वो खुद टेंटल्स का डायरेक्ट इनकारनेशन है, और अगर उसे हराया जाए तो ये पूरा प्लेनेट बच जाएगा। जब सब कुछ सुनने के बाद कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है आखिर कैसे वो इतना सर्टेन है, और उसे ये सब कैसे पता चला, और इसी के आंसर के बेसिस पे उन्हें पता चलेगा कि बोरुटो कितना ट्रस्टवर्दी है। मगर बोरुटो उसके सोर्स का आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर देता है। क्या तुम चाहते हो कि हम एक ट्रेटर के बातों पे बिना किसी सबूत के भरोसा कर ले? हाँ, तुम सब मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो,
और मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास इंटेल है। मगर वही बोरुटो का बात सुन के कोनोहामारू का एक एल्डर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कोनोहा के सारे एनिमीज को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिसमें बोरुटो भी शामिल है, और बोरुटो इस रूम से जिंदा वापस नहीं जा सकता। और वही दूसरी फीमेल एल्डर बोलती है कि बोरुटो को ध्यान से जवाब देना चाहिए क्योंकि उसी के आंसर के ऊपर डिसाइड होगा कि उसे एक पेनलेस डेथ मिलेगा कि नहीं। तो बोलो तुम्हारे 7th होकागे को मारने का रीजन क्या था। वही शिकामारू ये इंटरोगेशन देख रहा है जब वो बोरुटो और उसके बीच किए हुए बातों को याद करता है कि कैसे बोरुटो ये सब ब्लेम चुप रह के अपने ऊपर लेने का डिसाइड करता है, जिसके साथ शिकामारू मन ही मन बोरुटो को फुली ट्रस्ट कर बैठता है। मगर उसे खुद ही पता नहीं होता क्यों, लेकिन शिकामारू समझ जाता है कि यही बोरुटो उजुमाकी है, जिस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ बोरुटो को मरने नहीं दे सकता। वही बोरुटो सबके सामने रिवील करता है कि उसने 7th होकागे को नहीं मारा है और 7th होकागे और उनकी बीवी कहीं सेफ है। मगर वो आगे कोई भी इंफॉर्मेशन बताने से मना कर देता है, जिसपे सब एल्डर्स सोचते हैं कि बोरुटो झूठ बोल रहा है। मैं तुम सबको इसके आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा, मगर मैंने अभी तक कुछ भी झूठ नहीं बोला है। लेकिन तभी इबी की बोरुटो की तरफ चलते हुए आता है। अच्छा ऐसे ही स्पिरिट चाहिए, हम अब असली इंटरोगेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना बोरुटो। वही शिकामारू इनो से टेलीपैथिकली कनेक्ट करता है और उसे एक दोस्त की तरह रिक्वेस्ट करता है ताकि वो शिकामारू को बोरुटो के साथ कनेक्ट करे। लेकिन इनो इस बार शिकामारू को शांति से सोचने के लिए बोलती है और उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है। वही बोरुटो को इंटरोगेशन रूम में इबी की सवाल करता है कि कहाँ बोरुटो ने 7th होकागे को छुपा रखा है, नहीं तो वो हमेशा के लिए होकागे किलर बना रहेगा। जिसके साथ ही इबी की बोरुटो के सिर को पकड़ के उसे टेबल पे दे मारता है। मैं तुझे 3 सालों से नारुतो को मारने के लिए टॉर्चर करना चाहता था। लेकिन इसके बाद भी बोरुटो स्माग होके कहता है तुम्हारे पास जरूर बहुत ज्यादा फ्री टाइम रहा होगा। जो सुन के इबी की बोरुटो के मुंह पे और पेट पे जोरदार पंच मारता है, जब अचानक शिकामारू उसे रोक देता है और बोलता है कि सिर्फ मारने से बोरुटो नहीं टूटने वाला है, जिसलिए शिकामारू वेनम का यूज करने का डिसाइड करता है और मित्सुकी को बुलाने का ऑर्डर देता है। मगर कोनोहामारू उसे एक बुरा आइडिया बताता है क्योंकि पहले भी मित्सुकी बोरुटो को मारने की कोशिश कर चुका है। लेकिन शिकामारू किसी की बात नहीं सुनता और अपने रिस्क पे मित्सुकी को बुलाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ एइडा काओकी को बताती है और बोलती है कि बोरुटो ने अभी तक किसी को भी काओकी के बारे में नहीं बताया है, बल्कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जो सुन के डेमन भी कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद ही सीन चेंज होता है और हम मित्सुकी को शिकामारू के साथ इंटरोगेशन रूम के सामने देखते हैं, जहाँ शिकामारू मित्सुकी के हाथ को पकड़ के बोलता है याद रखो तुम एक शिनोबी हो और ये एक मिशन है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो और अपनी ड्यूटी को पूरा करो, समझे। जिसके साथ ही मित्सुकी रूम में एंटर कर जाता है और कोनोहामारू भी उसे बोरुटो को मारने के लिए मना करता है और बोरुटो मित्सुकी को देख उसे टॉन्ट करते हुए बोलता है हे मित्सुकी, क्या तुम अभी भी बेवकूफ हो जैसे अपनी सन को ढूंढ रहे हो। जो सुनते ही मित्सुकी गुस्सा हो जाता है और सेज मोड में ट्रांसफॉर्म होकर बोरुटो पे हमला कर देता है। मगर तभी हमें सिचुएशन की असली सच्चाई दिखती है और पीछे से मित्सुकी अपने स्नेक्स का इस्तेमाल करके बोरुटो के हैंडकफ्स को अनलॉक कर देता है और उसका सामान कहाँ रखा है और वहाँ कितने गार्ड्स है वो भी उसे बता देता है, जिससे बोरुटो फ्री होकर सबको आखिरी बार कहता है कि वो यहाँ किसी को दुश्मन नहीं मानता और वो अपनी मर्जी से इंटेल शेयर करने के लिए भी तैयार है, मगर ये चीज वो कैसे यूज करते हैं वो उनके ऊपर है। जिसके साथ ही बोरुटो अपनी चीजों को लेके वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। जब सब यही सोचने लग जाते हैं कि बोरुटो ने इन हैंडकफ्स को आखिर कैसे अनलॉक किया, और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं कि वो शिकामारू ही था जिसने मित्सुकी को हैंडकफ्स का पासवर्ड दिया था। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और होकागे के ऑफिस में सारादा और सुमिरे शिकामारू को बोरुटो के बारे में पूछने आती है। मगर तभी सैंड विलेज से कानकुरो का इमरजेंसी कॉल आता है और वो शिकामारू को इन्फॉर्म करता है कि गाड़ा और उसका एडॉप्टेड सन शिंकी हार चुके हैं। दोनों ही अब डिवाइन ट्री में ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से उसे शिकामारू की मदद चाहिए। और वही दूसरी तरफ टेंटल्स के हाइडआउट में हम उनके नए मेंबर से मिलते हैं जो कि शिंकी का ही चाकड़ा से बना है, जिसका नाम जुड़ा रियू रखता है। ये एपिसोड शुरू होता है सैंड विलेज में काशिन कोजी के हाइडआउट से, जहाँ गाड़ा ने शिंकी के साथ बाकी सैंड विलेज के शिनोबीज को दुश्मन से बचाने के लिए सैंड में सील कर दिया है। जो देख के शिंकी बोलता है पिताजी इसका क्या मतलब है, इस सैंड को रिलीज कीजिए, हम भी फाइट करेंगे। नहीं, मैं तुम सबको एंट्रेंस तक कैरी करूंगा, भागो यहाँ से, ये काजे काके का ऑर्डर है। जब वहाँ हम गाड़ा के सामने मात्सुरी को देखते हैं जो बोलती है कि वो यहाँ बोरुटो और उसके एसोसिएट के टेल को फॉलो करते हुए आई है। बाय द वे तुम्हें इस इंजरी के बारे में जल्दी कुछ करना चाहिए वरना तुम यहीं पे मारे जाओगे, इसलिए ये वक्त इन बच्चों के लिए सोचने का नहीं है, उनके फ्यूचर के लिए मैं उन्हें यहाँ मरने नहीं दूंगा, भले ही मुझे अपना जान क्यों न देना पड़े। जब गाड़ा सभी बच्चों को अपने पावर से वहाँ से दूर भेज देता है और पूरी टेंटल्स की आर्मी गाड़ा को आके घेर लेती है, मगर तभी शिंकी अपने आयरन सैंड का इस्तेमाल करके गाड़ा के सैंड से खुद को आजाद कर लेता है और टेंटल्स के अटैक करने के पहले ही वो गाड़ा को अपने आयरन सैंड में सील कर लेता है। लेकिन तभी वो टेंटल्स का क्लोन गाड़ा को छोड़ के शिंकी पे ही अटैक कर देता है और एक डिवाइन ट्री में बदल जाता है, मगर फिर भी शिंकी का सील गाड़ा पे बना रहता है, जिसे देख मात्सुरी भी इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि उसके ट्री बनने के बाद भी ये सील बना हुआ है और ये तब तक बना रहेगा जब तक शिंकी जिंदा है। तुमने अपने पिता के लिए अपने जान को दाव पे लगाया है, तुम में दम है, क्या होगा अगर तुम हमें ज्वाइन करो। वही कांकुरो ये सब कुछ कोनोहा में कांटेक्ट करके शिकामारू को बताता है और उन दोनों को बचाने के लिए शिकामारू की मदद मांगता है, मगर शिकामारू इस बारे में और इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करके फिर कांकुरो से कांटेक्ट करेगा बोलता है। जिसके बाद वो वही सारादा और सुमिरे को भी बोलता है कि अगर बोरुटो उनसे कांटेक्ट करे तो वो शिकामारू को रिपोर्ट करने, क्योंकि अभी उन्हें इन्फॉर्मेशन की
की जरूरत है। और वही हम शिकामारू के सामने कोजी के फ्रॉग को भी देख पाते हैं। दूसरी तरफ टेंटल्स के हाइडआउट में जूरा उनके नए मेंबर र्यू को वेलकम करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शिंकी का ही क्लोन है। और वो पैदा होता ही अपने शरीर से आयरन सन का इस्तेमाल करके वही छुपे हुए कोड को वहाँ से बाहर निकालता है। लेकिन जूरा उसे कोड को छोड़ देने बोलता है और बोलता है कि एक तरह से वो लोग उस पे आभारी है। कोड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हमारे किसी काम के भी हो? जिसपे कोड जूरा से पूछता है क्या वो लोग ओत्सुत्सुकी को नहीं मारना चाहते हैं? मेरा इरादा बाद में वही करने का है, लेकिन पहले कुछ बातें हैं जिन्हें निपटाना जरूरी है। और आगे जूरा कोड को बोरुटो को मारने के लिए कहता है और बोलता है कि काओकी उनके लिए इनफ फूड होगा, ये मेरे ऊपर है, मैं किसको मारूंगा। तुम सब मॉन्स्टर्स को बस ओत्सुत्सुकी को खाने पे ध्यान देना चाहिए और मत भूलना मैं ही वो चाकड़ा फ्रूट को खाऊंगा और न्यू ओत्सुत्सुकी बन के इशिकी के विल को कैरी करूंगा। जो सुन के जूरा बोलता है कि क्या होगा अगर वो चाकड़ा फ्रूट वो लोग खुद ही डिवोर करे, जिसपे कोड जूरा पे गुस्सा होकर अपने ब्लैक बैंड का इस्तेमाल करके जूरा पे हमला करने जाता है। मगर जूरा बस अपने आंख से बीम छोड़ के उसके हाथ को ही काट के अलग कर देता है, जिससे कोड दर्द से कांप उठता है। जब जूरा बोलता है कि वो कोड के ऊपर आभारी है क्योंकि उसके वजह से ही वो आज इन एक्साइटिंग डेज को एंजॉय कर रहा है, जिसके आगे जूरा कोड को एक ऑफर देता है और उसे बोरुटो और उसके साथी को मारने बोलता है, जिसके बदले जूरा कोड को चाकड़ा फ्रूट देने का वादा करता है। जो सुन के कोड पहले ब्लैक बैंड से अपने ब्लीडिंग को रोकता है और फिर जूरा का ऑफर एक्सेप्ट करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद जूरा र्यू को अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करने कहता है, जिससे उसे अपने अगले टारगेट का फेस दिखेगा, जो कि और कोई नहीं फिफ्थ काजेकागे गाढ़ा है। दूसरी तरफ कोनोहा में हम बोरुटो को नारुतो के होकागे स्टोन फेस के ऊपर बैठे हुए देखते हैं। जब उससे मिलने वहाँ कावाकी आता है और बोरुटो से पूछता है, तुम आखिर क्या चाहते हो बोरुटो? तुमने कोनोहा के उन निंजा से सच क्यों नहीं कहा? उससे कोई फायदा नहीं होता और क्या सच है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोग इस पे यकीन करते और कुछ लोग इसको डाउट करते, जिससे डिवीजन और कंफ्यूजन क्रिएट होता, जो कि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि अभी एटलीस्ट कोनोहा ठीक से फंक्शन कर रहा है। भले ही इसके लिए मुझे ट्रेटर ही क्यों ना बनना पड़े और मेरे मास्टर की वजह से मैंने इतनी ताकत तो हासिल कर ली है जिससे मेरे संकल्प को हिलाना मुश्किल है। जब काओकी बोरुटो को मोमोशिकी के बारे में पूछता है, क्योंकि बोरुटो अभी तक अपने कर्मा पे कंट्रोल नहीं कर सका है, जिसके आंसर में बोरुटो बोलता है जब 2 साल पहले बोरुटो और सास्के ने कोड के साथ फाइट किया था तभी उसने आखिरी बार अपने कर्मा का इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता है जैसे होश में रहते हुए भी मैं मर रहा था और तभी से मैंने कर्मा का इस्तेमाल नहीं किया है और लास्ट 3 साल से वो चुप है, लेकिन कर्मा को एक्टिवेट करने से वो जाग सकता है। इसका मतलब ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। जिसके साथ ही बोरुटो कावाकी से मदद मांगता है ताकि वो दोनों एक साथ जूरा से डील कर पाए। मगर कावाकी फिर से बोरुटो को मोमोशिकी के बारे में पूछता है, जिसपे बोरुटो बोलता है कि अभी टेंटल्स को हराना उनका पहला काम होना चाहिए और उसके बाद अगर वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो तब कावाकी उसे मार सकता है। जिसके आगे बोरुटो कावाकी को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहता है, तुम मेरे पिता के स्टूडेंट हो, सो ओरिजिनली तुम्हें मेरे पिता को आजाद करके उनसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेना चाहिए था, मगर अभी वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी मैं जो तुमको बोलूंगा उस नतीजे पे तुम खुद भी पहुंचोगे। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो बोरुटो? जब बोरुटो ये रिवील करता है कि अमाडो ने कावाकी के पावर को लिमिट कर रखा है, जिसके लिए उसने कावाकी के बॉडी में एक लिमिटर लगाया है, जिससे उसके सारे एबिलिटीज लिमिट में एडजस्ट हो गए हैं ताकि वो कावाकी को मरने से बचा पाए। वही ये सब दूर से अमाडो भी देख रहा होता है, जो सुन के वो भी चौंक जाता है, मगर वो जल्दी समझ जाता है कि काशिन कोजी अभी तक जिंदा है, जो कि बोरुटो की मदद कर रहा है। अमाडो को अपने काम के लिए तुम्हारे कर्मा की जरूरत है, इसलिए वो तुम्हारे एबिलिटीज को लिमिट कर रहा है ताकि तुम कोड के हाथ मारे ना जाओ। और तुम अगर इसे झूठ मानते हो तो तुम अमाडो से पूछ लो, बोरुटो तेरे बारे में मेरे ख्याल नहीं बदले हैं, ये सारे ओत्सुत्सुकी इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह है, इसलिए ओत्सुत्सुकी को जाना होगा जिसमें तू और मैं भी आते हैं, जिसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तेरे साथ टीम अप भी। अच्छा तो बेहतर होगा तू मुझे होल्ड बैक ना करे। सेम टू यू गधे। इसके साथ ही हमारी बोरुटोस रिटर्न आर्क की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और तुम्हें अगर इसके आगे की कहानी जाननी है तो तुम मेरे बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो।